नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी के द न्यू जेसी शो में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। 3 दिवसीय चिंतन शिविर कांग्रेस का संपन्न हुआ, उदयपुर में आयोजित हुआ, भव्य तरीके से आयोजित हुआ। लेकिन सवाल ये कि क्या जो एजेंडा था वो पूरा हो सका, क्या ये शिविर कामयाब रहा? और सबसे अहम बात है कि जो कोशिश की जा रही थी यहाँ पर टॉप लीडरशिप की तरफ से, क्या वो पूरी हुई है? क्या वरिष्ठ और युवाओं में मतभेद खत्म करने में कामयाब रहा ये शिविर? क्या जो बड़े फैसले, अहम फैसले लिए गए, क्या उसे इंप्लीमेंट करना आसान होगा कांग्रेस के लिए? और सबसे बड़ी बात, लीडरशिप का इंतजार था कि उसका ऐलान हो जाएगा, लेकिन वो इंतजार और भी लंबा हो गया है। तो ये चिंतन शिविर कैसा रहा? सफल रहा, फ्लॉप शो रहा? बहुत सारे ऐसे सवाल है जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, हमारे भी जहन में उठ रहे हैं। और इसलिए इन तमाम सवालों के जवाब के लिए, समीक्षा के लिए चैनल हेड जगदीश चंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे अहम सवाल ये, क्या पॉलिटिकली एक फ्लॉप शो रहा है चिंतन शिविर? Yes, politically it was a flop show. Leadership failed to sort out the leadership issue. Rahul Gandhi still continues to be an extra constitutional power center, taking all decisions without any responsibility and from behind the curtain. Only administratively, this was a super hit. Courtesy Ashok Gehlot. Excellent arrangement. But politically, no major decision was taken. In a way, everybody was expecting the announcement of Rahul Gandhi or someone else, which did not take place. So politically, the show was a flop show. So most important question of this moment right now is, आखिर कांग्रेस हार्दिक पटेल को पार्टी छोड़ने से क्यों नहीं रोक पाई? This is another tragedy just within 48 hours of Udaipur Chintan Shivir. ये क्लियर बताता है कि पार्टी कंफ्यूज्ड है, पार्टी सीरियसली चीज़ों को नहीं लेती है, इशू लटकते रहते हैं लंबे समय तक, फिर लोग छोड़ के चले जाते हैं। हार्दिक पटेल का जाना एक मेजर ब्लो है कांग्रेस के लिए, माने या न माने आप, गुजरात कांग्रेस के लिए और ऑल इंडिया। और ख़ासकर जब आप कहते हैं कि यूथ हमारा टारगेट है चिंतन शिविर का, यूथ को प्रमोट करेंगे, एक बड़ा यूथ लीडर आकर के आपके घर से वापस चला गया और उसने कहा कि आपने चिट्ठी के अंदर, उसने कहा कि देयर इज़ ए लैक ऑफ सीरियसनेस एट ऑल लेवल्स, गंभीरता नहीं है। अब प्रश्न ये कि आज 6 महीने से मालूम था कि पार्टी छोड़ के जा सकता है। वो 370 की पैरवी कर रहा था, वो राम मंदिर की बातें कर रहा था, किसी ने कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया, बुला के किसी ने उससे बात क्यों नहीं की? नो आंसर। कोई डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। अब सवाल है किसकी जिम्मेदारी है? वो छोड़ के चला गया, डैमेज हुआ। अब कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं उसके छोड़ के जाने के पीछे कारण एक सबसे बड़ा ये था कि हम नरेश पटेल को ला रहे हैं गुजरात में, अभी जो न इधर है ना उधर है, उसको हम कांग्रेस में ला रहे हैं, तो उसका महत्व कम हो जाता। सेकंड कह रहे हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता था। थर्ड कह रहे हैं कि उसके केसेस जो थे, क्रिमिनल केसेस आरक्षण आंदोलन के, उसमें जो है वो गवर्नमेंट ने, बीजेपी सरकार ने बंद कर दिए, उनसे उनकी डील हो गई है। तो ये तो सब होगा ही भाई, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पॉलिटिक्स है, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। आप उस आदमी को रोक नहीं पाए और वो चला गया। और आरोप भी उसने ऐसे लगाए हैं जो आरोप कई लोग लगा चुके हैं पहले। जैसे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बात करने जाते हैं तो मोबाइल पे ज़्यादातर बात करते हैं, ठीक है, सीरियसली चीज़ों को नहीं लेते हैं। अब मोबाइल की बात से मुझे याद आ गई, वो शर्मा जो गए थे, आज जो खुदा हो गए हैं बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन के आसाम में, उधर सारी नॉर्थ इंडिया स्टेट्स का सारा साम्राज्य कांग्रेस का उन्होंने छीन के बीजेपी को दे दिया। उसने आरोप लगाया था कि मैं जब उनसे मिलने गया था तो उस समय एक कुत्ता था, कोई पिद्दी नाम का, उनका प्रिय कुत्ता होगा, उससे खेलते रहे, उसको बिस्किट खिलाते रहे, मुझसे नहीं मिले, दूसरी कुर्सी नहीं थी। अनफॉर्चुनेट, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अभी पंजाब के लीडर गए थे, उन्होंने कहा मेरा टाइम तय था, लेकिन जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो राहुल गांधी अपना योगा के अंदर कोई दंड बैठक लगा रहे होंगे, योगा में जो एक्सरसाइज हम लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा कहो क्या बात है, वो निराश होकर वापस आ गया वहाँ से। अब इस प्रकार ये लोक कथाएँ हैं ना, इन लोक कथाओं से बहुत डैमेज होती है राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी, पार्टी की क्रेडिबिलिटी। तो ये हार्दिक पटेल ऐसा उदाहरण और है उन कथाओं को आगे बढ़ाने वाला, इन ए वे जो है ये। तो निश्चित तौर पे हार्दिक पटेल का जाना चिंतन शिविर की सारी सफलताओं को धो देने जैसा है। जब यूथ को आगे बढ़ाने की बात हुई थी तो एक बड़ा यूथ नेता चला गया। एंड मार्क माय पॉइंट श्वेता, वन थिंग मोर, जितेंद्र प्रसाद गया, सिंधिया गए, एक और यूथ नेता जाने के कगार पे खड़ा है, जाने की तहलीज पे खड़ा है, उसका नाम है सचिन पायलट। आप सेटल करिए उससे। अगर आपने सेटल नहीं किया तो अगली हेडलाइन उसकी बन सकती है। इसमें बुरा मानने की बात है किसी के लिए, जो है ये वास्तविकता है। यहाँ लोग क्या इंतज़ार करते रहते हैं, फैसला नहीं करते हैं। जब सचिन पायलट ने बगावत की थी तो पार्टी से बाहर निकालते ना, करेज कन्विक्शन होना चाहिए था आपके अंदर। आप 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करते, सस्पेंड करते हो, आप उल्टा जा करके मनुहार करके वापस लाए।
या उन्होंने मनोहार की, परिणाम क्या निकला? गहलोत का दिल टूटा, वो भी खुश नहीं है आज 2 साल से, वापस आने के बाद ही बैठे हुए हैं, ना इधर के ना उधर के। तो क्या मतलब इससे? एक आदमी ने मुझसे कहा कि वो बहुत सहानुभूति रखते हैं उनके साथ में, बोले सब बातें ठीक हैं, बट टेक ए कॉल दिस वे और दैट वे। अब सब लोग इंतजार में बैठे हैं, उनके समर्थक इधर के उधर के, अनिश्चय का माहौल है, सामने चुनाव है। यू मस्ट टेक ए फाइनल कॉल दिस वे और दैट वे। और सबसे बड़ी बात है, चिंतन शिविर हुआ, आपने घोषणा क्यों नहीं की उसके अंदर कि अशोक गहलोत रहेंगे अगले 5 साल 2 साल मुख्यमंत्री, चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? दिस वॉज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, जो आपने मिस किया। फिर आपने गुंजाइश छोड़ दी पायलट समर्थकों के लिए। अब बेचारे वो भी इंसान हैं, तो वो भी सोचते हैं, और वो बड़े होपफुल हैं अगले 1 महीने में सब कुछ बदल जाएगा यहाँ पे। इसी इंतजार में बैठे रहेंगे। कब तक? 1 महीना 2 महीना? तो सवाल ये कि यू मस्ट डिसाइड दिस वे और दैट वे। आप डिसाइड नहीं करते हैं। हार्दिक पटेल उसी का उदाहरण है। इसलिए मुझे बहुत पीड़ा हुई है कहते हुए कि शो फ्लॉप हो गया, पर वास्तविकता है। सर, पहले भी पूर्व में 4 चिंतन शिविर हो चुके हैं, तो उदयपुर का चिंतन शिविर कितना डिफरेंट था? देखिए, एक तो 1974 में इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, बुंदेलखंड वगैरह, तो बहुत पुरानी बात हो गई। फिर पंचमढ़ी में हुआ, फिर शिमला में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। डिफरेंट ये है कि एक तो संयोग इसमें ये है कि जो 3 शिविर राजस्थान में हुए अलग अलग टाइम पे, उन तीनों में सोनिया गांधी थी और अशोक गहलोत थे। ठीक है ना? एक पुख्ता कॉम्बिनेशन, एक पुख्ता टीम जिसे कहते हैं। और डिफरेंट था कि ये जो इस बार का शो है बहुत ऑर्गेनाइज था, इसका होमवर्क बहुत अच्छा था, इसका ड्राफ्टिंग, इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसके प्रपत्र 6 ग्रुपों का बनाना, उनके फैसले करना, उसको राइटिंग में करना, ये सब काम बहुत अच्छा था। और उसके जो इंतज़ाम थे कट से अशोक गहलोत, वो बहुत सुपर थे। तो कई मामलों में ये ज़्यादा सिस्टमेटिक, ज़्यादा व्यवस्थित और ज़्यादा सुलझा हुआ था। लेकिन जब तक लीडर सामने नहीं था, लीडर की घोषणा नहीं हुई, तो सारा आपका जो काम है केवल पेपर एक्सरसाइज बन के रह गया। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ पहले जितने हुए थे आपके शो, उस समय चिंतन शिविर हुए थे, उनसे बेटर था, ज़्यादा सिस्टमेटिक था। लेकिन इसमें अनिश्चय का माहौल नहीं था। इसमें अनिश्चय का माहौल था, पहले अनिश्चय का माहौल नहीं था। इसमें राहुल को लेकर अनिश्चितता का माहौल था। पहले लीडरशिप सेटल थी, सॉर्टेड थी उस समय। बस इस तरह का डिफरेंस था। सर, नाउ नेवर की तर्ज पर ही आयोजित नव संकल्प चिंतन शिविर का आखिर एजेंडा क्या था और क्या उसे पूरा करने में ये शिविर सफल हो सका है क्या? इंडिया टुडे ने बहुत सही लिखा है क्या, कांग्रेस नाउ और नेवर, एक्सीलेंट हेडलाइन। उसका मतलब यह है कि कांग्रेस ने सोचा कि डूब तो रहे हैं, सिंकिंग है पार्टी, 2 राज्यों में है केवल आज, ठीक है, तो डूबने से पहले एक प्रयास किया जाए। इसमें कोई शक नहीं है, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का, पार्टी को व्यवस्थित करने का बहुत सीरियस एफर्ट उदयपुर में हुआ। इस दृष्टि से, डॉक्यूमेंटेशन की दृष्टि से, कागज़ बनाने की दृष्टि से उदयपुर शो वाज ए हिट शो, नॉट फेलियर। ये सुपर फेलियर क्यों है? इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। ठीक, ये सुपर ये रहा। इसके अंदर बहुत अच्छा होमवर्क वाले लोगों ने काम किए। 6 उन्होंने ग्रुप बनाए, एग्रीकल्चर बनाया, पॉलिटिकल बनाया, इकोनॉमिक बनाया, सोशल जस्टिस बनाया, सब उन्होंने बनाया, सब डॉक्यूमेंटेशन हुआ। लेकिन लागू कौन करेगा उनकी सिफारिशों को? लीडर नहीं है सामने। हर बात के लिए सोनी जी के पास अब नहीं जा सकते। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आप लीडरशिप डिसाइड नहीं कर सकते। राहुल अनसर्टन है अभी मान लीजिए रिलेक्टेंट ब्राइड हैं जो डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, तो छोड़ो यार सब बातों को, सोनिया गांधी को बना दो ना, किस्सा खत्म हुआ। शी इज़ मोस्ट एक्सेप्टेबल पर्सन अमंग द कांग्रेस लीडर्स। आप देखिए इस बार, आप देखिए कितना सुंदर दिख रही थी वो, कितना इफेक्टिव थी, कितने कमांड में थी, बीमारी के बावजूद कह रही थी कि वी विल कम बैक, और कितनी तालियां बजती थी। एक राहुल का भाषण देखिए, इतना अच्छा भाषण दिया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग दिया उन्होंने, लेकिन वो उसमें वो नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं थी, एक ताली नहीं बजी वहाँ पर। तो कुल मिला कहने का तात्पर्य वही का वही है कि बहुत अच्छा काम हुआ। इसमें एजेंडा लिया, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए उन्होंने। सबसे बड़ा फैसला उन्होंने युवाओं से इन सबसे लिया, जो हम आगे चर्चा करेंगे जाके इसकी। लेकिन जब तक उसको एग्जीक्यूटर नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है, तब तक ये फैसले खाली कागजों में और अजय माकन की किताबों में रह जाएंगे। दैट्स ऑल। सर, आपकी बातों से भी लगा चिंतन शिविर के पहले और चिंतन शिविर के बाद लीडरशिप पे अभी भी क्वेश्चन मार्क है। आपको लगता है, आपने कहा भी कि राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं है या तैयार हो चुके हैं? नहीं, मेरा 3-4 साल से ये असेसमेंट है। ही इज़ ए ब्रिलियंट पर्सन, ठीक है, 1, 2 ही इज़ डेडिकेटेड टू द पार्टी, 3 सर पे कफन बांध के चलते हैं, 4 रिस्क लेके भी नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने की बात करते हैं, नारे भी लगा देते हैं, कोर्ट कचहरी में फिर पेश भी होते हैं, सब कुछ है, बातें उनकी जगह। लेकिन जहाँ तक लीडरशिप का सवाल है, मैंने पहले भी कहा, ही इज़ नॉट सिस्टमेटिक जो है, और वो जिम्मेदारी लेने के लिए सब लोग कह रहे हैं कि सितंबर के बाद जो होगा अक्टूबर में अधिवेशन, उसमें बन जाएंगे, मुझे संदेह है। सर,
पूरा चिंतन शिविर हुआ, लेकिन उसमें राहुल गांधी को एज ए प्रेसिडेंट जो है वो घोषित नहीं किया गया। आपको लगता है कि आने वाले अगस्त और सितंबर में जो संगठन के चुनाव होंगे उसके बाद उनको जो है अध्यक्ष पद पर जो है वो घोषित किया जाए? अब तो यही एक तरीका बचा है कि माँ जो है वो बेटे की हाँ ना को हटा के वीटो यूज़ करें और जिसे कहते हैं गन पॉइंट पर उसको डिक्लेयर कर दिया जाए अधिवेशन के अंदर कि यू आर द प्रेसिडेंट, यू हैव टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस वो संभावना बची है। और राजी मैं कहता हूँ चलो मान भी गए मनुहार से। 2013 में जब शिविर हुआ था एक बार, राहुल गांधी थे, सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी की ताजपोशी की बात उसमें चल रही थी। सोनिया गांधी रोई थी कमरे में आके राहुल गांधी के और कहा था कि सत्ता से दूर रहना क्योंकि ये जहर है सत्ता का और समथिंग इस तरह से उन्होंने कहा था, क्योंकि वो देख चुकी थी राजीव गांधी की हत्या और सब इस तरह की चीज़ें वहाँ जो है, इंदिरा गांधी की हत्या जो है ये, तो उन्होंने कहा दूर। लेकिन आज वही स्थिति बदल गई और सत्ता की भागीदारी, सत्ता की पावर उनको उसमें आना है, दैट है। तो फिर अब इसी तरह की स्थिति है, लेट्स सी क्या होता है। सर वैसे तो आपने बता दिया है कि ये आपकी नज़र में फ्लॉप शो रहा, लेकिन सर आप इस बात से सहमत हैं कि बिना लीडरशिप का मुद्दा तय किए बिना 3 दिन का जो चिंतन शिविर था उसकी सारी कार्यवाही जो है वो निरर्थक हो गई? और साथ ही में जो ये 3 दिन चिंतन शिविर के लिए पुनर्गठन की बात कही गई थी, लेकिन कांग्रेस तो वापस वहीं लौट गई जहां पर पहले खड़ी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, निरर्थक हो गई। इसलिए मैंने डे 1 से कह दिया आपको फ्लॉप शो था। निरर्थक इसलिए हो गई, हालांकि अभी 4 दिन हुए इसको हुए और अगले 5वें दिन कुछ हो जाए ऐसा, तब तक कुछ नहीं होगा। जब तक लीडर डिक्लेयर नहीं होगा तब तक इनकी आस्था नहीं बनेगी लोगों की। और ये कागज़ है ना, खाली केसी वेणुगोपाल, अजय माकन की किताबों में रह जाएंगे। सुरजेवाला खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे उनके बेस पे, वो लागू कौन करेगा उसको? इसके बारे में कोई रोड मैप नहीं है अभी। कारण क्या है? दफ्तर में कौन बैठेंगे? राहुल गांधी कब बैठेंगे, कब अवेलेबल होंगे लोगों को मिलने के लिए, कुछ अता पता नहीं है। इसलिए क्या है, हमारा टेक ऑफ बहुत अच्छा है, इनका चिंतन शिविर का टेक ऑफ बहुत अच्छा है इन टर्म्स ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑन पेपर। लेकिन ग्राउंड में अगर राहुल गांधी या ने जिम्मेदारी नहीं संभाली या नेतृत्व नहीं संभाली तो इट विल बी एज गुड एज क्रैशिंग ए प्लेन ऑन द रनवे इटसेल्फ। सो लेट्स सी। सर शिविर में प्रियंका समर्थक आचार्य प्रमोद का ये कहना था कि यदि राहुल गांधी जो है अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी को कमान सौंप दी जाए, तो उनके इस प्रस्ताव से क्या आप सहमत हैं? एब्सोल्युटली, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, नो अदर सोल्यूशन, बिकॉज कांग्रेस का जीना मरना गांधी के साथ है, गांधी के साथ है, गांधी परिवार के साथ है, ये तो तय है। ठीक, अगर आप बनने को तैयार नहीं हैं, 2 ऑप्शंस ओनली, सोनिया गांधी, एलानिया, संभव नहीं है। तबीयत है, उम्र है, बहुत सारी बातें, फिर एक विरासत देने की इच्छा होती है। प्रियंका इज़ द ओनली चॉइस। लेकिन आज तो वो भी बेबस और लाचार दिखाई देती हैं खाली। आई कैन से एट द मोमेंट आफ्टर यूपी ह्यूमिलेटिंग डिफीट, शी इज़ ओनली ए प्रिंसिपल चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफ द पार्टी। जहाँ लोग नाराज़ जाते हैं थोड़ा बहुत संभाल लेती हैं, थोड़ा सा PR कर लेती हैं, डैमेज कंट्रोल कर लेती हैं, लाइक दिस। सर इस पूरे घटनाक्रम में आप प्रियंका फैक्टर को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि प्रियंका को मिस हैंडल किया जा रहा है? ऑफ कोर्स 15 साल से प्रियंका फैक्टर को मिस हैंडल किया गया। पार्टी तय नहीं कर पाई। माँ का दिल है कि मानता नहीं, दिल लड़के पे था, वो आगे नहीं बढ़ा उनके हिसाब से। ठीक है, प्रियंका रही। कई बार बात आई प्रियंका गांधी कार्ड को खेलो 15 साल में। कभी तो आया कि वो 152 सीटों पे प्रचार करने जाएंगी, कभी फिर आया 56 पे जाएंगी। फिर राहुल गांधी का बयान आया कि मेरी बहन है, जहाँ जाएंगी वो हमारी आत्मा है। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे सीमित रह गई, रायबरेली और एक अमेठी पे जाकर के फाइनली। तो जो हथियार था, मैंने पिछले भी कहा, वो भोंडा हो गया धीरे धीरे, उसका ख़त्म हो गया। और उसका परिणाम ये निकला, पिछली बार जब इंडिया गेट पे कोई रैली वैली हुई, प्रियंका गांधी पहुंची वहाँ जलाने के लिए मशाल जो है, तो 100 लोग थे वहाँ पे। दैट इज़ अ वर्चुअल पॉलिटिकल डेथ ऑफ प्रियंका इन पब्लिक लाइफ। एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल? ओनली गांधीज हु डिड नॉट टेक एन एप्रोप्रिएट डिसीजन एट द एप्रोप्रिएट टाइम। राहुल की मृग मारीचिका में रहे और राहुल ने हाँ भरी नहीं आज तक, तो बिल्कुल मिस हैंडल हुआ है। और प्रियंका फैक्टर आज जो है, आज एक्चुअल देखा जाए तो कोई फैक्टर नहीं है, सॉरी टू से, एट द मोमेंट। क्या करेंगे आप आज? और क्लैरिटी नहीं है राहुल गांधी की, क्या पावर किसके पास है, डिसीजन मेकिंग किसके साथ है आज बिटवीन द टू, इवन देन। और आज प्रियंका अकेली को अगर बना भी दें और मान लो राहुल गांधी चले गए लंदन, सेटल हो गए फॉर ए मोमेंट, ठीक है, तय कर लिया उन्होंने,
और मान लीजिए संसद में अगर पार्टी अध्यक्ष उसको बना दिया, ऐसे मान लीजिए आप, तो कहाँ प्रियंका खड़ा होंगी? सालों साल लग जाएंगे। और राहुल गांधी को इसका एहसास है कि सालों साल लग जाएंगे, इसलिए वो कहता है लड़ाई एक दिन की नहीं है, लड़ाई लंबी है, मेरे साथ लड़िए। इन प्रॉब्लम क्या है ना, आज लड़ाई की बात करेंगे, फिर 5 दिन उनका पता नहीं चलेगा कहाँ है, उनसे कॉन्टैक्ट ही नहीं हो सकता। दैट इज़ द इशू। तो प्रियंका फैक्टर हैज़ बीन मिसहैंडल्ड, और आज के टाइम प्रियंका फैक्टर जैसी कोई बात मुझे ऐसी दिखाई अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने इज़ नो फैक्टर एट ऑल। सर, एक मन में सवाल आया, आपने अमेठी रायबरेली का नाम लिया। राहुल गांधी के समर्थक और कह सकते हैं राइट हैंड तो ये भी मानते हैं कि राहुल गांधी का विजन ये है कि वो अपना अमेठी वापस लेकर आएंगे। इज़ ए गुड ड्रीम प्रोजेक्ट। उम्मीद तो दुनिया जीती है, अच्छा उनको प्रेरणा मिलेगी, अमेठी की सड़कों पे जाएंगे, और अब की बार अमेठी से लोग उनसे मिलने आएंगे अपनी समस्याएं लेकर के, तो वहाँ जो लोग हैं उनके सहायक वो ये नहीं कहेंगे यार ईमेल कर देना वहाँ से हमें कि स्कूल का टीचर का ट्रांसफ़र चाहिए, सड़क बनानी है, ये वो बनाना है, कुछ करना है। जब तक आमूलचूल परिवर्तन कार्यशैली में राहुल गांधी उनके दफ्तर का नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अमेठी दूर की बात है, अभी मुझे 2024 की तो बात ही नहीं है कोई, मैं पहले कह चुका हूँ लड़ाई 2029 की है। अमेठी को लौटाना स्मृति ईरानी से निकाल के, अमित शाह से निकाल के, नरेंद्र मोदी से निकाल के इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट। सर, मैंने सुना है कि गांधी परिवार में अब राहुल और प्रियंका के बीच में भी कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस सामने आने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, और भाई बहन जो कि इतने करीब रहे हैं और कहते थे कि कोई भी हो आपस में कभी इनके मन में नहीं आए, लेकिन आमने सामने हो रहे हैं। देखिए, तो ह्यूमन नेचर है, जब पार्टी का पतन देखती हैं वो और देखती हैं कि भाई टेक ऑफ नहीं कर पा रहा और उनकी बात और नहीं मान रहा, तो मतभेद हैं, ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक है मतभेद आना। पीके का सवाल था, सीरियस डिफरेंस ओपिनियन था बिटवीन द टू। प्रियंका चाहती थी पीके आए, ही टॉक सेंस, ठीक। कुछ लोगों ने मिल के राहुल के साथ, या सोनिया खुद भी नहीं चाहती थी शायद कि पीके आए, हो सकता है सोनिया प्लस राहुल गांधी इज इक्वल टू प्रियंका गांधी, एक डिफरेंस हो गया। वो चली गई अमेरिका, किसी काम से गई होंगी, लेकिन एट्रीब्यूट यही हुआ उसके अंदर कि वो नाराज़ है इसलिए चली गई वहाँ पे। अब दूसरा मुद्दा आया जो राहुल गांधी ने घोषणा कर दी, ऐतिहासिक घोषणा, 1 फैमिली 1 टिकट, तो प्रियंका कहाँ जाएगी? तो गली निकालनी पड़ेगी ना, मेरे को 5 साल हो गए हैं, 2024 में मैं 5 साल पूरे हो जाएंगे, ये क्या दयनीय स्थिति है। अरे यार, बोल्ड लीडर, ये ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए ना। या डे 1 से कहना चाहिए था कि गांधी परिवार इसमें शामिल नहीं है, तो वो कहते हैं आपकी मॉरलिटी, आपका जो नैतिकता खत्म हो जाती है, कहते फिर किसके लिए कानून ला रहे हो आप, ये 1 टिकट 1 ये। तो सीरियस डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंसेस इस बात पे मैंने आपसे कहा ना कि आखिर पार्टी के पतन को, पार्टी के इस तरह के जो ग्रेजुअली इस तरह से जो हार हो रही है, मेरे कहने से पतन नहीं होता, पतन होता है वोटों की गिनती से। पार्लियामेंट में कितनी सीटें हैं, देश में कितनी सरकारें हैं, 2 सरकारें आपके पास हैं, तो पतन तो अभी भी है ना, मेरे कहने से नहीं होता पतन या उत्थान, दैट विज है। तो कब तक देखेगी? और ये सारा घटनाक्रम आजकल चल रहा है, मुझे लग रहा है वो भी एक लाचार मजबूर हैं, मूक दर्शक की स्थिति में आ गई हैं, और वो उनका प्यार मोहब्बत है कि फिर भी भाई बहन जुड़े हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, आते करते हैं, बट डिफरेंसेस हैं, मेरा ऐसा आकलन है। सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि पीके और तमाम जो डिफरेंसेस हैं, 1 फैमिली 1 टिकट, और भी डिफरेंसेस होंगे, अभी नहीं, डाउन द लाइन 10 ईयर्स, आपको लगता है कि बगावत की स्थिति उस जगह होगी कि दोनों बिछड़ सकते हैं टाइप, या अलग पार्टियां, या ऐसा कुछ? देखिए, नथिंग इज रूल्ड आउट। अब मैं ऐसी परिकल्पना तो नहीं करता आज की तारीख में कि प्रियंका कांग्रेस विज़ा विज़ राहुल कांग्रेस, जब तक सोनिया जी हैं तब तक तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, पर ईश्वर है, आज हैं कल नहीं है, और एक दिन सबको जाना है, हमें भी जाना है, दैट विज है। तो इन हर नेचुरल एब्सेंस ये दोनों जुड़ के रहेंगे, और तब तक स्थिति क्या बनेगी? कांग्रेस कहाँ होगी? ये 2 राज्य भी रहेंगे कि नहीं? अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हो चुका हुआ, तब तक कांग्रेस मुक्त भारत, ऐसा लगता है मुझे 2024-23 में, क्योंकि दोनों सरकारों की संभावनाएं 50-50 हैं। ज़्यादा राजस्थान में 51 कह दीजिए आप, चुनाव है ना, आप सिक्का उछालते हैं, इधर से आ सकता है, उधर से आ सकता है, दैट्स ए फेयर असेसमेंट। इन केस अगर सरकारें नहीं बनी दोनों जगह, या एक जगह बनी केवल, तो कांग्रेस मुक्त भारत है आपका एक तरह से, तो आगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट स्थिति है। लेकिन जब विवाद चालू होते हैं या सुराख होता है किसी बात में, तो कितना बड़ा हो जाएगा आज उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती, बट नथिंग इज रूल्ड आउट इन द कमिंग टाइम्स। सर, शिविर के अंदर अघोषित रूप से सारी कांग्रेस की सत्ता राहुल गांधी को सौंप दी गई, हालांकि बस वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। जो अब तक उनकी वर्किंग स्टाइल रही है, जो कार्यशैली रही है, आपको लगता है कि आने वाले समय में वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे? देखिए, संभाल तो हो सकते हैं, प्रोवाइडेड इसमें 2 बेसिक
जो सिचुएशंस हैं, जो बेसिक इसके प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो यह है कि राहुल गांधी दफ्तर में बैठे, इसके बाहर लिखा हो राहुल गांधी है, इसमें कमरा हो बाकायदा बना हुआ है, जिसके बाहर 2 चपरासी खड़े हो सफ़ेद टोपी लगा के कांग्रेसी सेवा दल की, ठीक है, जिसमें आप जाएं मिस्टर माथुर एक पर्ची दें वहाँ जा कर के, तो कहे कि 9 पर्चियाँ अंदर, 10वीं पर्ची पे आपको बुला लेंगे। वो दिन कब आएगा? आएगा तो सब होगा। सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। देश के मुख्यमंत्री जो भी हैं, 1-2 मान लीजिए, उसको छोड़िए, MLAs, MPs कांग्रेस के जितने भी हैं या वर्कर हैं, वो राहुल से मिलना चाहें, कब मिल पाएंगे? उनको टाइम आएगा कि नहीं, वहाँ से इस तारीख को इतने बजे आप आ जाइए। आप देखिए अमित शाह के दफ्तर, नरेंद्र मोदी दफ्तर में आप टाइम मांगिए, 1 मिनट में जवाब आता है आपको। आप मेल डालिए, 1 मिनट में जवाब आता है मेल पे आपको जो है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दफ्तर में बैठना और एक्सेसिबिलिटी होना कार्यकर्ता के साथ, नेताओं के, कांग्रेस के साथ में, इस पर डिपेंड करेगा इस सारे चिंतन शिविर का भविष्य, राहुल का भविष्य। राहुल अगर वैसे ही रहे पहले की तरह जैसा चला आ रहा है कि एक्सेस डिफ़िकल्ट है उनसे, 1.5 साल से लोग राजस्थान से नहीं मिल पाए, उनसे वर्कर्स अभी तक देखिए जा करके जो है, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो सब डिपेंड करता है राहुल के कंडक्ट पे डिपेंड करता है, हाउ ही कंडक्ट पार्टी अफेयर्स इन द कमिंग मंथ्स, उस पर डिपेंड करेगा। सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि ये जो ऑफ और ऑन वाला स्वभाव है, इसमें कोई परिवर्तन होगा? क्योंकि तमाम युवा कार्यकर्ता, उनकी बड़ी ये दिल से उनकी ये होती है कि ना, युवा पीढ़ी की तो बात कर रहे हैं लेकिन युवा कार्यकर्ताओं तक पहुंच ही नहीं पाते, मिलते नहीं है राहुल गांधी। तो क्या तमाम विधायक, तमाम नेता, तमाम जो कार्यकर्ता है, डायरेक्ट एक्सेस उनकी हो पाएगी कभी? देखिए, लेट्स प्रे, जिसे कहते हैं विशफुल थिंकिंग है, लेकिन थिंकिंग तो है जो सत्य हो सकती है। अगर उनकी नेम प्लेट लग जाएगी, उनका पता ठिकाना क्लियर हो जाएगा, उनकी सिक्योरिटी के 20 लोग हटके 2 रह जाएंगे और जनता के लिए अलाउ हो जाएगा जाना आना, तो सब हो सकता है ये। लेकिन ये होगा तब होगा, तो इस पर डिपेंड करता है, ओनली द टाइम विल टेल। आज जो पिछला इतिहास रहा है उसको देखते हुए ज़्यादा मतलब क्या उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अभी तो डिसअपॉइंटमेंट है, आगे फिर देखिए क्या है। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आने वाले समय में राहुल गांधी संगठन के साथ साथ क्या अपने दफ्तर की टीम में भी कुछ परिवर्तन करेंगे? करना चाहिए परिवर्तन। अभी जब मैं आ रहा था तो मुझे एक इन्फॉर्मर ने पर्ची दी, मैंने जेब में डाल ली। उसने कहा कि राहुल की संभावित टीम है या टीम नई आ गई है, कुछ कर रही है, कुछ मैं भी आदित्य नाम पढ़ देता हूँ। मानिक टैगोर, ज्योति मणि, विजेंद्र सिंगला, सचिन राव, कृष्णा लावेरू, अरविंदर सिंह, बीबी श्रीनिवास, कृष्णा गौड़ा, प्रकाश जोशी, जेबी माथुर, ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 सलाहकारों की एक नई बारात, ये आधे पुराने इसमें शामिल हैं। ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये लोग कुछ नया कुछ करेंगे वहाँ से, और इन सब के सामने चुनौती एक ही होगी, हाउ दे शुड हैव एक्सेस टू राहुल गांधी, हाउ दे शुड हैव डिस्पोज देयर PUC, जो पर्चे उनके पेंडिंग काम है फ्रॉम राहुल गांधी। क्या कुर्सी पे बैठेंगे, कागज़ पेन लेके डिस्पोजल करेंगे, फाइल होगी कि नहीं होगी वहाँ, या आपका जो भी सिस्टम आजकल ईमेल का, इससे होगा कि नहीं होगा, इस सब पर डिपेंड करेगा। लेकिन ये निश्चित है राहुल गांधी की टीम में परिवर्तन होंगे, हो रहे हैं और आगे भी होंगे। सर, शिविर के अंदर अजय माकन की सक्रिय भूमिका रही, काफ़ी एक्टिव नज़र आए। आपको लगता है कि आने वाले समय में उन्हें कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है? अजय माकन हैज़ emerged एज एन एक्सीलेंट यस मैन इन दिस शिविर, ठीक है। बहुत शालीनता से, अच्छे से उन्होंने दिल्ली की भाषा को समझते हैं, गांधी परिवार की भाषा को समझते हैं, राहुल के करीब हैं, और बहुत अच्छे से उन्होंने पुटअप किया चीज़ों को। और आप देखिए ये जो नारा आया है भारत जोड़ो, ये भी मैंने सुना उनका ऐसे मेजर कंट्रीब्यूशन था। फिर जो अंतिम प्रस्ताव था समापन के दिन उन्होंने पढ़ा, तो ही इज़ ए गुडी मैन, बाय एंड लार्ज ए गुड पर्सन, जेंटलमैन एंड रीजनेबली पॉपुलर इन दिल्ली। तो लगता है कि किसी का चार्ज इनको दे दें, कहीं आगे जाके रूल्ड आउट नहीं है, कुछ और किसी को दे दें। लेकिन हाँ, 2 people हैव गेन्ड इन दिस शिविर, वन इज़ अशोक गहलोत, ठीक, सपोज इज गेन्ड 80%, तो दिस मैन हैज़ गेन्ड एटलीस्ट 40%। दिस 2 आर द प्रिंसिपल बेनिफिशरीज ऑफ दिस शिविर। तो उम्मीद करनी चाहिए कोई जिम्मेदारी उनको मिलेगी। वैसे राजस्थान सिंह का मन भर गया, शायद काफ़ी हो गया, तो ठीक है, अब चलो कहीं और चलते हैं। सर, आखिर आज गांधी परिवार का अहमद पटेल कौन है, और अगर इस संदर्भ में हम KC वेणुगोपाल की बात करें तो उनके रोल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो अहमद पटेल कौन है, ये तो एक मृग मारीचिका है, अहमद पटेल ढूंढना। अहमद पटेल है ही नहीं कांग्रेस में अब। स्वर्गीय अहमद पटेल के बाद अब कोई बचा ही नहीं है इन ए वे, ठीक है। और अहमद पटेल के वक्त की बात आप देखिए, KC की बात मैं फिर करूँगा, जो है
भूल जाऊँ तो याद दिलाना। जी, जी, बिल्कुल। कुछ लोग कहते हैं मुझे मेमोरी लॉस हो रहा है लेकिन मेरा डॉक्टर कहता है कि आपका मेमोरी ज़्यादा शार्प हो गई है। एनी हाउ जो है, तो इसकी क्या कहा था? अहमद पटेल की जो बात थी, अहमद भाई तो एक करिश्मा थे। रात को किसी ने फ़ोन किया उनको, मान लीजिए कोई नेता साउथ का, केरल का, यहाँ का, आरजेडी का, जेएमएम का, कि क्या मिसेस गांधी हमसे नाराज़ हैं, क्या मिल नहीं पा रहे हैं? तो कहते थे अरे भाई कहाँ नाराज़ हैं, परसों ही तो आपकी बात हो रही थी उनसे, आप चिंता मत करिए, सोइए, सुबह फ़ोन करिए मुझे। वो अगले दिन दिल्ली आता, टिकट कटा के उनसे मिलता, खुश खुश हो जाता था। तो वो जो अद्भुत कम्बिनेशन था अलायंस पॉलिटिक्स को करने का, उसके अलावा सब करने का, तो विकल्प है ही नहीं। मतलब केसी का कंपैरिजन करना अहमद भाई के साथ ज़्यादती होगी इन ए वे, उससे कंपेयर करना। अब केसी बहुत अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, पर मुझे किसी ने कहा कि वो दिल्ली में जो जहाँ रहते हैं वो मेन गेट ही बंद कर देते हैं आजकल। कहाँ मुझे किसी ने, क्यों कि लोग जिनको मिलना बस बैक डोर से जाओ, मतलब जनता से सब कतराते हैं, भीड़ से कतराते हैं सब। एक बेसिक इशू ये है। राहुल गांधी की टीम में सबसे जो मेजर फ्लॉ है इसके अंदर जो है, कमी है, भीड़ से कतराते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। इस सुसाइडल पॉलिटिक्स में जनता और भीड़ के अंदर ही आपका जन्म होता है, मृत्यु होती है। भीड़ से आदमी गले मिलता है, भीड़ को गले लगाता है। आप भीड़ से दूर रहते हैं और आप केरल में सक्सेस हो नहीं पाए, क्षमा कीजिए, हैं? आप उत्तर भारत की भाषा बोलते नहीं हैं। आई क्वेश्चन राहुल गांधी जजमेंट टू पुट हिम ऑन सच एन इम्पोर्टेंट पोजिशन। ये क्या बात है? ठीक है ना, ये तो मजाक है। उत्तर भारत की भाषा आनी चाहिए उसको। आप किसी को बनाइए, XYZ को। आई एम नॉट अगेंस्ट केसी, बात सिद्धांत की हो रही है यहाँ पे जो है। तो कोई विकल्प, अहमद पटेल का कोई विकल्प नहीं है, नंबर 1। एंड केसी इज हार्डली, केसी और एनीबडी एल्स, केसी इवन यू कैन से अजय माकन में भी सम इम्प्रूवमेंट, अहमद भाई का कोई विकल्प नहीं है। सर, अब राहुल गांधी जी एक सांसद हैं पार्टी में और कुछ नहीं है अभी, लेकिन समापन भाषण भी वो देते हैं, नारे भी उनके लगते हैं, और इस पूरे चिंतन शिविर में उनकी जय जयकार हुई। उनको फिर रिक्वेस्ट किया गया कि आप संभालें। तो अब बन तो वो जिम्मेदारी तो उनको दी गई है, चाहे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या ऑफिशियली कुछ है नहीं है। चुनौतियाँ क्या क्या हैं सर उनके सामने? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, वही रिपीट करूँगा, दफ्तर में बैठना, उसके बाहर बोर्ड का लगना, और ये लिखना कि मिलने का समय 3 से 5 बजे तक जो भी है, ठीक है, और रविवार और सैटरडे अवकाश लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 दिन भी काम करेंगे, लोग तैयार हैं। मिलिए तो सही, 1 सेकंड को आप चिट्ठी भेजेंगे तो 1 हफ्ते में जवाब उसका ज़रूर आ जाएगा, कम से कम ये आश्वासन चाहिए, ठीक है। तीसरा जो है, जो भाषण आप देने जा रहे हैं, ठीक है, इंसान है, सब भाषण आदमी कोई अच्छे तैयार नहीं कर सकते, एक लय में नहीं बोल सकते आप, ठीक है ना। आप नरेंद्र मोदी नहीं है दैट वे। तो क्या है कि भाषण अच्छे से तैयार कराइए। अब क्या है कि एक्सटेम्पर बोलते हैं, कभी कभी तो इतना शानदार बोलते हैं कि एक श्रोता के नाते इनाम देने का मन करता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे क्या, वो दिशा भटक जाते हैं। वो भाषण देते हैं, 3 मिनट एक भाषण का, फिर एकदम से दूसरी बात आ जाएगी। तो उनकी चुनौती ये है कि जो एग्जैक्ट पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जिस मुद्दे को आप उठा रहे हैं, उसको तरीके से व्यवस्थित ढंग से आप उन पॉइंट्स को रख, मतलब कनेक्ट नहीं बन पाता लोगों के उनके बीच में। जो कहना चाहता हूँ, उनका उत्साह अद्भुत होता है, वो हमेशा आक्रोश और गुस्से में रहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। 40 किलोमीटर रोज एक्सरसाइज करते हैं तो और रहते हैं, फिजिकल फिट हैं, रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भी उस बात को आपको कहना पड़ेगा, मुद्दे आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ऑफ एंड ऑन की बात आपने कही थी, वो सही है। आज आप आए, फिर 5 दिन आप नहीं हैं। विदेश जाइए, विदेश जाने में कोई दिक्कत नहीं है, सभी जाते हैं विदेश, लेकिन एक उसके पता होना चाहिए कि आप कहाँ हैं। लुका छिपी नहीं है उसके अंदर कोई, आपको पता होना चाहिए कि आप अवेलेबल कहाँ हैं, किस नंबर पे। मोबाइल चलता है ना सब चीज़ों का। तो जब तक ये सब बातें होंगी तो सब ठीक होगा, नहीं होगा तो फिर ठीक है जो हो रहा है। बिल्कुल सर, इस शिविर के दौरान राहुल गांधी ने संबोधित भी किया था। उस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस का फोकस अब इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल रहेगा। इधर 2 अक्टूबर से जो भारत जोड़ो यात्रा इनकी शुरू होने वाली है, क्या वो सफल रहेगी? 2 बातें हैं, एक तो राहुल का भाषण और एक भारत अक्टूबर जोड़ो की यात्रा 2 अक्टूबर से। जी। यात्रा सफल है टू दैट एक्सटेंड, आइडिया अच्छा है, उत्साह की बात है। और राहुल ने भाषण में 2 बातें तो कही थी मेन। ये तो उन्होंने कहा था कि भाई वो जानते हैं, एक बात का उनकी तारीफ़ करनी पड़ेगी, एक पॉइंट पर उनको एहसास है कि 5-10 साल सत्ता माने की चुनौती है, 10 साल। तो उन्होंने कहा था पसीना बहाना पड़ेगा, और एक कहा था डिसकनेक्ट हम पब्लिक से हो चुके हैं, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद में फिर
अब आगे चल के ये है कि यात्रा चलेगी, कांग्रेस शासित राज्यों में थोड़ा ज़्यादा उत्साह होगा, और राज्यों में क्या है कि ऑर्गेनाइज़र आपके पास बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा मेरा मानना है देश में जो इन टोटलिटी जो पॉलिटिकल हालात हैं इस समय और चुनाव आने वाले हैं, इट विल बी रीजनेबली गुड, जो कह सकते हैं आप इसको, इट विल बी रीजनेबली सक्सेसफुल। अच्छा आइडिया है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं अंदर कमरे से निकल के बाहर आना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न है कि जितने दिन कमरे के अंदर बैठे हैं उस दिन तो एक्सेस रहे आपकी। 12 मिनट तो आप फील्ड में नहीं रह सकते ना, आप 6 महीने रहेंगे, 6 महीने दफ्तर में रहेंगे। जब 6 महीने आप दफ्तर में रहेंगे, सामान्य जीवन में रहेंगे, तो वहाँ आपकी एक्सेस होनी चाहिए। यात्रा बाय एंड लार्ज सक्सेस होगी, बाय एंड लार्ज। सर, सोनिया गांधी का CWC का जो स्पीच था और उसके बाद समापन का स्पीच था, पूरा सोनिया गांधी की स्पीच को लेकर कांग्रेसियों में उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो अलग अलग नज़र आती है, ज्वार लेती है, और वो भी बहुत ममता के साथ बात करती है। लेकिन एक कर्ज उतारने की बात सोनिया गांधी ने इशारों में क्या कहा, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं थी। तो क्या कर्ज उतारने की बात आखिर किस रेफरेंस में उन्होंने कही, और किनको ये कर्ज उतारना चाहिए, ये बड़ा सवाल गूंजता रहा पूरे चिंतन शिविर के दौरान। ये क्या था कि भावनात्मक संबोधन था, और बेसिकली इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी और राज्यसभा के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है G23 के लोगों द्वारा, उस तरह का था। हालांकि कुछ लोगों ने इसको अलग ढंग से इंटरप्रेट किया, उन्होंने ये कहा कि 2 मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ इशारा था, लेकिन लगा नहीं मुझे कि दोनों मुख्यमंत्री आज्ञाकारी हैं, और एक मुख्यमंत्री तो इंडिस्पेंसेबल है टोटली, अशोक गहलोत, आपने देखा ही वहाँ पे। और मेरी पुरानी धारणा की फिर पुष्टि होती है कि कांग्रेस का राज जितने समय भी रहेगा यहाँ, मुख्यमंत्री वही होंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनेगा, मान लो कभी बना, तो मेरा मानना है कि या तो खुद रहेंगे, उनकी सहमति से दूसरा आदमी हो जाएगा। तो वो जो थ्योरी है, खैर मैं इसमें राजनीतिक पंडित का काम नहीं करूँगा, ये मुझे लोग कहते हैं कि आपको भविष्यवाणी करने का काम किसने दिया है, ठीक है, मान लिया मैंने, ठीक है। लेकिन आज जो हालात हैं, भविष्यवाणी हो गई सर। जो इशारे की बात आप कहते हैं, तो मेरा आकलन ये है कि इशारा राज्यसभा के लिए, और जो दबाव बनाते हैं लोग कि हमारी ये शर्तें, हमारा हुडा की बात कर लो, किसी और की कर लो, हमारे PC चीफ दे दो, ये CLP लीडर चेंज कर दो, मतलब जो फेवर या अपनी बात को मनाने के लिए दबाव बनाते हैं सोनिया गांधी पे, इंक्लूडिंग राज्यसभा एस्पायरेंट्स, उनके लिए था। और कुछ लोगों का मानना ये है कि मुख्यमंत्रियों के लिए था, तो कुछ ही मान लीजिए, ग्राउंड पे तो कुछ बड़ा होने वाला हो ऐसा मुझे लगता नहीं है नियर फ्यूचर में। सर, शिविर में राहुल गांधी ने 50-50 का नारा दिया, तो सर इसमें आपके क्या मायने हैं? और CWC में भी उन्होंने 50% सदस्य युवा का बोला है, तो सर आपके क्या मायने हैं इसके? मायने इसमें यह है कि 50-50 का उन्होंने अच्छा नारा दिया है कि भी 50% टिकट जो है 45 साल तक के लोगों को दिए जाएँ। उत्साहजनक बात है। अब ये इम्प्लीमेंट होगा और इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, प्रोज एंड कॉन्स होंगे, प्लस माइनस होगा, ये उसमें पता लगेगा आगे जा कर के। नारा अच्छा है, प्रयास अच्छा है, होना चाहिए। और दूसरा आपने क्या कहा था 50-50 के बाद? CWC सर, हाँ, 50%। अच्छा प्रयास है CWC का, लेकिन बात वही है, प्रयास सब अच्छे हैं, कागज़ पे हैं, जब इम्प्लीमेंट करने बैठेंगे आप तब पता लगेगा। जब गुणा भाग करने बैठते हैं ना, एक महिला, एक दलित, एक OBC, एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक कास्ट, इस तरह से एक लॉयलिस्ट, एक असंतुष्ट, तो सब फार्मूले धरे रहते हैं फिर आपके। देन यू वर्क अंडर कंपल्शंस जो है, तो बातें दोनों अच्छी, स्वागत योग्य हैं, बट लेट्स सी कि हाउ दे आर एग्जीक्यूटेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन द कमिंग टाइम्स। एक सर, चिंतन शिविर में सबसे बड़ा मुख्य बिंदु था एक परिवार को एक टिकट, और राहुल गांधी ने इस और इशारा भी कर दिया कि कदम उठाया जाएगा। तो क्या लगता है कि परिवारवाद मुक्त कांग्रेस को करने की कोशिश है, या परिवारवाद की जो छाया है उससे निकलने का प्रयास है? तो क्या ये व्यावहारिक होगा आने वाले समय में राजनीति में? देखिए, दोनों बातें हैं। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एज़ कम्पेयर टू ऑल, राहुल गांधी इज़ ए सेंसिबल या कह दो, ब्रिलियंट कह दो, ब्राइट कह दो, और थोड़ा सा सिद्धांतवादी आदमी हैं। इसलिए सोनिया गांधी कभी कभी मानती हैं, विरासत की बात आती है। किसी ने पूछा कि आप प्रियंका क्यों नहीं आगे कर देते, तो उन्होंने कहा भी मैं ऐसा महसूस करती हूँ पॉलिटिकली ही इज़ मोर मैच्योर और स्टैंड लेने वाले हैं, मुझे इनसे उम्मीद ज़्यादा है पॉलिटिकली, ऐसा मैंने सुना दैट वे जो है। तो ठीक है, पॉलिटिकली उनको उनसे उम्मीद ज़्यादा है तो उसको वो रखती हैं, उसके हिसाब से बना करके जो है। और सेकंड क्या था पार्ट आपका? सर, क्या व्यावहारिक रहेगा ये? क्या इस तरह से में तो देखो, अब मतलब
ये समय के साथ होगा, समय के साथ पता लगेगा। जब वो एग्जीक्यूट करने लगेंगे चीज़ों को, देखने सुनने में बहुत अच्छी बात है और अच्छा प्रयास है। लेकिन सर इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा, हाँ। इसमें क्लॉज डाला गया है। हाँ। तो मैं और अदिति उस वक्त बात भी कर रहे थे और वो बिल्कुल वैसा ही रहा कि जिसने काम किया है 5 सालों तक, हाँ। संगठन वो टिकट अगर उसके पिता भी एमएलए रहे हैं या पिता सांसद रहे तो भी वो हकदार होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी कई मानों में सरकारी पार्टी भी रही है, बहुत साल राज किया है। तो सरकार में होता है ना कि ये सब तो बातें हैं, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि इन सब के उल्लंघन में जो है मुख्यमंत्री या सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसको रिलैक्स कर सकती है। तो सरकारी झलक है इस प्रस्ताव में, और ठीक है, प्रियंका को लाना चाहते हैं आप लाइए उसके अंदर। लेकिन निश्चित तौर पे राहुल गांधी मन में ये नरेंद्र मोदी से सहमत है, इस बात पे भाजपा से सहमत है कि वंशवाद नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार वो कहते रहे हैं कि जो अध्यक्ष है गांधी के बाहर का होना चाहिए। वो पहला स्टेटमेंट था उनका। उसी कड़ी का दूसरा स्टेटमेंट ये है, एक परिवार एक टिकट। उसमें तो उनके मन में यही रहा होगा कि एक टिकट मीन्स चाहे प्रियंका गांधी मांगे तो उसी को दे दो। तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी, आपने 2 सवाल कहे थे, उसकी छाया से निकलने का प्रयास है, करेक्ट। एक्चुअल में वंशवाद खत्म करने का प्रयास है, करेक्ट। सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रियंका ने 40% महिलाओं को मैदान में उतारा और परिणामों में अपने मुंह की खाई। तो सर, अब 50 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की 50% भागीदारी का लेकर जो फैसला हुआ, सर आखिर आलाकमान का ये फैसला कितना सही साबित होगा? वही टाइम वाली बात है। पहला प्रयोग तो निश्चित तौर पर एग्री विद यू, एक्सपेरिमेंट इट वाज ए डिज़ास्टर। 144 सीटें महिलाओं को मिली, 137 माना जब्त हो गई। कुल 2 जीते, 1 महिला जीती। लेकिन बस वही बात है ना, एक एक्सपेरिमेंट अगर असफल रहा तो दूसरे अच्छे प्रयोग को रोका नहीं जा सकता। तो वन लर्न्स फ्रॉम फेलियर्स इन लाइफ। तो एक अच्छा प्रयास है, लेट्स सी। इट डजंट मीट विद द फेट ऑफ प्रियंका फार्मूला इन उत्तर प्रदेश। सर, उदयपुर चिंतन शिविर का एक बड़ा मैसेज युवाओं को पावर सौंपने का था। अगले कुछ महीने में इस दिशा में पार्टी क्या क्या कदम उठा सकती है? अगले महीने, कुछ महीने तो बाद का प्रश्न है। सवाल है कि आज एक बड़ा युवा पार्टी छोड़ के चला गया और सचिन पायलट का स्पेकुलेशन चलता है कि अगर उससे सेटलमेंट नहीं हुआ कोई सम्मानजनक, चाहे उसको आप कुछ भी बनाएं, AICC बनाएं, वर्किंग प्रेसिडेंट बनाएं, PCC बनाएं, कहीं और ले जाएं, जो भी है, इशू हैज़ टू बी सेटल्ड। तो महीने तो दूर की बात है, ये दोनों ही मामले, हार्दिक पटेल तो अभी हो गया और सचिन पायलट आई गिव यू 30 डेज। एक तरह से असेसमेंट है पॉलिटिकल। ही हैज़ टू टेक ए कॉल, वेयर इज़ टू गो, वेयर इज़ टू डू, व्हाट इज़ फ्यूचर प्लान। ये पूरा जो अधिवेशन हुआ, मैंने तस्वीरें देखी, गहलोत साहब की तस्वीरें देखी, उतनी सुंदर प्रफुल्लित हंसती तस्वीरें उनके जीवन में आज तक नहीं खींची होंगी। और पायलट की तस्वीरें देखी मैंने, यंग है, हैंडसम है, सब है, लेकिन चेहरा उदास था, चेहरे पे आक्रोश था, मन का अंतर्द्वंद था, मन के अंदर आदमी कुछ सोच रहा है जैसे जो है। तो बात यह कि नारा अच्छा है युवा को करने का, लेकिन ये जो घटनाएं हैं ना, दिल तोड़ती हैं। हार्दिक पटेल का जाना उस नारे का दिल तोड़ती है जो है। दूसरा, पायलट को लेके प्रश्न चिन्ह लगना जो है। तो देखिए 5-6 मिनट फिल्म जैसी शो करेंगे तब आपके सवाल का जवाब देंगे उसी। सर, सुना है कि भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस आलाकमान भी एक मार्गदर्शक मंडल बनाने जा रहा है। क्या आपको इस बारे में जानकारी है? यदि हाँ, तो आपके इस विचार में मंडल में कांग्रेस के अडवाणी और मुरली मनोहर कौन हो सकते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग, ब्रिलियंट। मेरी जानकारी में मार्गदर्शक मंडल तो वो बनाने जा रहे हैं, ये तो मैंने भी सुना है। ठीक है, अब कौन कौन होंगे तो ज़्यादातर मान लीजिए G3 के लोग होंगे, कुछ अपने भी होंगे, कुछ पराये भी होंगे। और वैकेंसी कितनी है वहाँ? वहाँ तो 3 ही थे, 2 ही थे मेन। तो यहाँ 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, क्या हैं? ठीक है ना, सत्ता में हैं, निवर्तमान हो गए वो हैं, आगे जाके क्या है। लेकिन आइडिया उन्होंने ये अच्छा डेवलप किया है कि हमारा मार्गदर्शक मंडल, ताकि जो लोग आज स्थापित नहीं हैं उनका एक मान सम्मान हो जाए। राज्यसभा टिकट नहीं दे रहे किसी को, चलो मार्गदर्शक मंडल दे दो। अब गाड़ी घोड़ा तो मिलेगा नहीं वहाँ, क्योंकि मंत्री के समकक्ष सुविधाएँ मिल नहीं सकती है, तो सरकार नहीं है ना अब वहाँ पे इन लोगों की जो है। तो मंडल ये बन सकता है, मार्गदर्शक मंडल। मार्गदर्शक मंडल बन सकता है, कौन लोग हो सकते हैं मैंने आपको संकेत दिया है। ठीक है, बाकी एनीबडीज गैस। अब जब मार्गदर्शक मंडल की बात आप करते हैं तो मेरे को एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ध्यान आता है। जब भाजपा ने मार्गदर्शक मंडल बनाया तो मन में तय किया
कि नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव लड़ाना है, प्रधानमंत्री बनाना है, ठीक है। तो उनके जो प्रधान सेनापति हैं अमित शाह, उनको ये जिम्मेदारी अनौपचारिक तौर पे सौंपी गई कि वाराणसी के अभी एमपी हैं मुरली मनोहर जोशी, ठीक। तो इनको किसी तरह से मनाया जाए, सीट खाली करवाई जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री बनेगा वहाँ से जो लड़ेगा। ये तो कॉन्फिडेंट थे नरेंद्र मोदी शुरू से। मैंने इंटरव्यू किया था उसमें उनकी झलक, चुनाव जब करके आए थे, हम तीसरा इंटरव्यू किया था मैंने, उन्होंने ये कहा था भैया सरकार तो बन गई जो है, कॉन्फिडेंट, एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, और सरकार बन गई उनकी जो है। तो उनको लगा कि भाई करना, प्रोसेस क्या शुरू करें। तो ये जो चैलेंजिंग काम था ये अमित शाह को सौंपा गया जो है। तो मन में वो योजना बना रहे थे बैठे बैठे, वाराणसी और इलाहाबाद जहाँ भी उस दिन होंगे कि कैसे करें। अमित शाह खास बात के टूर बहुत करते हैं, गांव गांव, शहर शहर, कस्बा कस्बा पड़े रहते हैं दिनों दिन वहाँ पे, तभी जुड़ते हैं वहाँ पे जो है। और तो फिर एक दिन अचानक घटना क्या हुई, गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी, इस विषय को टेकअप करने की अमित शाह के लिए। वो यहाँ रुके हुए थे तो वहाँ एक मामा जी करके कोई व्यक्ति घर में होते हैं, जैसे हमारा डब्लू है जो है, तो रोटी बनाता करता नाम हो जाते हैं इनके मामा जी, चाचा जी, ऐसे करते हुए। तो एक वहाँ का जो डब्लू था मामा जी करके रोटी बनाने वाला, वो जो है रोटी बना के लाया। अमित शाह मुरली मनोहर जोशी खाना खा रहे थे, उसने परोसी और इतने उत्साह में था वो, और बोला उनके सामने, अरे साहब मालूम है क्या कि हमारे बनारस से बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इतने उत्साह में था वो, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का आलम देख रहे हैं आप, वहाँ पे उत्साह में था। अमित शाह ने सुना तो हक्के बक्के रह गए कि ये क्या हुआ। अच्छा मामा जी कैसे मालूम पड़ा, अब मामा जी घर में होते हैं, डब्लू ड्राइवर सब सुनते रहते हैं क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, सुन लिया उसने जो है, उसके मुंह से निकल गया वहाँ पे जो है। तो मुरली मनोहर जोशी तनाव में आ गए। तो उन्होंने कहा अमित शाह से, तो नरेंद्र मोदी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? बीजेपी से तो मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो बीजेपी से लड़ने की बहुत शालीनता से, संकोच से उनका बीजेपी से लड़ने की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि अमित शाह को कहा ये कि तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना है, कहाँ से खड़े होना है। उन्होंने शालीनता, भाई अमित भाई खुद बड़े आक्रामक स्वभाव के, उन्होंने शालीनता रखी और कहा कि नहीं आपको फ़ोन आएगा। और फिर कहा कि वो आडवाणी जी को हो गया क्या मैसेज ये? तो उन्होंने कहा उनको हाँ हो गया मैसेज। तो बोले ठीक है, जिसने उनको फ़ोन किया वो मेरे को ही फ़ोन कर देगा, आप तकलीफ मत करिए, ठीक। अमित शाह ने हिम्मत नहीं हारी, आए वापस और आ करके कृष्ण गोपाल आरएसएस वाले, उनको साथ लिया, एक बार फिर उनसे मिले जा कर के जो है। तो जब बात नहीं बनी तो अल्टीमेटली सब ने कहा, इन्होंने मिलके उनको, मुरली मनोहर जी को, कि देश का प्रधानमंत्री चुनना है, हम सबको अपनी अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, आप भी छोड़िए। तो उन्होंने कहा ठीक है फिर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन फ़ोन तो करवाओ। फिर मोहन भागवत ने सुना मैंने कि अमित शाह ने फ़ोन करवाया उनसे, आडवाणी जी को और उनको, और इस तरह से वाराणसी की सीट छुड़वाई और आगे बढ़े। तो मार्गदर्शक मंडल, अब देखिए यहाँ तो ये है ना कि ऐसा कोई स्थिति है नहीं तो सत्ता से बाहर हैं लोग जो मार्गदर्शक मंडल में आएंगे, तो अमित शाह का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन कहेंगे अगले दिन बैठ जाएंगे आके, अगर कोई भविष्य नहीं है तो, नहीं होगा तो हार्दिक पटेल बन जाएंगे, क्या होगा, यही होगा और जो है। यस सर, शिविर में 2 बार से ज़्यादा राज्यसभा की टिकट लेने पर रोक लगाया गया है, तो क्या इस सिद्धांत को कड़ाई से लागू किया जाएगा? देखिए अभी तो है, हो सकता है गली निकाल दें बाद, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि बार्गेन करने की स्थिति में पार्टी नहीं है। पार्टी सिद्धांत बना सकती है, सामने कैंडिडेट कौन है, हालात कौन है, कंपल्शंस क्या हैं, प्रेशर्स क्या हैं, इस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इस बात का, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का, बल्कि सत्ता को विकेंद्रित करने का एक अच्छा प्रयास है, इसकी तारीफ होनी चाहिए, सब्जेक्ट टू इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन फ्यूचर। तो जब ये चिंतन शिविर शुरू हुआ तो पहली जो तस्वीर थी इस चिंतन शिविर से अंदर से जो आई, उसमें सोनिया गांधी बैठी थी, राहुल गांधी बैठे थे, आनंद शर्मा, गुलाम नबी आज़ाद, अशोक गहलोत। तो चर्चा में थी कि भाई G23 के नेता राहुल के बगल में बैठे हैं, लेकिन मौन धारण किए हुए थे 3 दिन। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में रहना है पार्टी में, या राज्यसभा चुनाव का इंतज़ार है? नहीं, 2 बातें हैं। एक तो मेरा आकलन ये है कि सब ने मन से, G23 ने मन से राहुल गांधी को स्वीकार कर लिया है, इस उम्मीद के साथ कि नाउ ही विल एक्ट, नॉट बिहेव, ही विल एक्ट, जिसे कहना चाहिए। और जो एक सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है पार्टी प्रेसिडेंट से, सबको साथ लेकर चलेंगे, हमारा मान सम्मान होगा। और सेकंड ऑफ कोर्स राज्यसभा टिकट, सत्ता तो हर व्यक्ति को सुहाती है, तो उनके मन में अपेक्षा है, उम्मीद है
तो इट वॉज ए कंबाइंड कॉकटेल ऑफ 2 फैक्टर्स। लेकिन वो मन से राहुल गांधी को स्वीकार किया, और अगर राहुल गांधी उस दिन हाँ भर लेते और घोषणा हो जाती तो ताली बजाने वालों में वो लोग भी होते, गुलाम नबी, आनंद शर्मा, ये सब ताली बजाने वाले में होते उस दिन। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बट दे एक्सेप्टेड राहुल इन प्रिंसिपल एज द लीडर। हाउ लॉन्ग डिपेंड्स ऑन द कंडक्ट ऑफ राहुल गांधी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सर, चिंतन शिविर में कांग्रेस ने जो कोटा विद इन कोटा की बात कही है, आखिर क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है, 33% महिलाओं के आरक्षण का, शायद 2010 में हुआ था, मनमोहन सिंह थे, लालू यादव अड़ गए, एक दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो मुलायम सिंह थे वो अड़ गए, वो नहीं लागू हुआ, फिर वो पड़ा हुआ है। तो अब ये कहना चाहते हैं कि जो भी ओबीसी का बढ़ाओ कोटा, SC ST का बढ़ाओ, तो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन एक अच्छा आइडिया उनका, उनकी मतलब अपनी पॉलिसी है। पर बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन बिल के अंदर अपने स्थान को और बढ़ाने के लिए, अपने और ज़्यादा लोगों को, OBC को, SC ST को एडजस्ट करने के लिए ये नारा दिया उन्होंने। पहले उन्होंने इस नारे का विरोध किया था, विद इन रिजर्वेशन, अब वो सहमत हैं इससे। सर, इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की बात कांग्रेस ने कही। हाँ, कही है। हरियाणा में एक्सपेरिमेंट हुआ अभी प्राइवेट आरक्षण का, पिटा वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। अगर आप ये कर देंगे प्राइवेट आरक्षण की, भाई यहाँ जितने भी लोग आएंगे वो प्राइवेट को आरक्षण देंगे, प्लस क्या है कि लोकल एम्प्लॉयमेंट को हम करेंगे। नारा अच्छा है, अभी इम्प्लीमेंटेशन का तो कोई इशू मुझे लगता नहीं, ना तो राजस्थान में लगता है ना छत्तीसगढ़ में लगता है। अभी चुनावी वर्ष है, वहाँ से प्रयोग शायद ही किए, क्योंकि बेसिकली जो प्रयोग हैं प्राइवेट सेक्टर को एकोमोडेट करने का और इस तरह का, तो वो सही नहीं है। और प्राइवेट सेक्टर वाले कितनी आपकी मानेंगे, कितनी नहीं मानेंगे। गवर्नमेंट जब जारी होती है तो आपको इम्पैक्ट भी तो गिरता है ना उसके साथ में, तो एक अच्छा वो है। सर, मेरा जो सवाल है फिर से एक बार उदयपुर के चिंतन शिविर की तरफ है। 2 अहम मुद्दे थे, एक तो लीडरशिप का और एक हिंदुत्व का। क्योंकि आपको लीडरशिप और हिंदुत्व का, तो आपको लगता है कि इन दोनों ही मामलों पे वहाँ कोई क्लियरिटी नहीं हो पाई? बिल्कुल सही है आपका कहना। लीडरशिप तो आपके सामने है, वी हैव डिस्कस मोर देन रिक्वायर्ड, ठीक है। और रही बात हिंदुत्व की, तो मुद्दा किसी ने उठाया नहीं। और एक्चुअल में क्या हुआ है कि कांग्रेस खुद अब सॉफ्ट हिंदुत्व पे आ गई है, साइलेंटली, डिस्क्रीटली, दबी जबान से एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। लेकिन ये बात सही है कि 2 मुद्दों पर जो फैसला होना चाहिए था, जिसमें खासकर लीडरशिप का, वो नहीं हो पाया। तो सर, पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के भाषण के मायने निकाले क्या? एक तरफ कर्ज उतारने की बात होती है, दूसरी तरफ पसीना बहाने की, लेकिन जो 2 मूल मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होती। नहीं, बात तो देखिए सीधी सी लीडरशिप की थी। मैंने आपसे कहा सारे कार्यकर्ता आज भी फ्रस्ट्रेटेड हैं शिविर के बाद, क्यों? तो एक ही उम्मीद लेके गए थे कि राहुल गांधी बन जाए। बाय एंड लार्ज तो कंसेंसस है कंट्री के अंदर, कांग्रेस के अंदर, यार अब राहुल को बना दो, थक गए, कोई है नहीं दूसरा आदमी। प्रियंका उन्होंने मान लिया कि रिटर्न ऑफ है या नहीं संभव है, इंतजार में गए थे सब लोग वहाँ पे, जो है वो नहीं हुआ, तो इसलिए वो निराश हो गए। सेकंड क्या था आपने कहा? सर, दोनों के जो भाषण हुए वहाँ पे, हाँ, उनका क्या मतलब निकाला? हाँ, तो एक तो पहला मैंने आपसे कहा ही है, भाषण दोनों ने अच्छे दिए। सोनिया गांधी का भाषण बहुत अच्छा था, मैंने आपसे कहा। राहुल गांधी का भाषण अच्छा था, भाषण में दोनों ने स्कोर किया जो है, और कार्यकर्ता उत्साह बना। हालांकि रेस्पॉन्स पब्लिक का सोनिया गांधी में ज़्यादा था, पब्लिक से मतलब जो पार्टिसिपेंट थे आपके, उनका रेस्पॉन्स ज़्यादा था। हालांकि वहाँ पे कुछ 2 महिलाएं लड़ ली आपस में, वो क्या था आदित्य किस्सा वहाँ पे? हाँ, तो वहाँ 2 युवा का जो बनी थी कमेटी, उसमें 2 महिलाएं काफ़ी थी, उसमें से 2 थी, एक अलका लांबा और एक और थी। तो वो आपस में कहा, तो एयरपोर्ट पे इस बात का चर्चा का विषय बना था। अच्छा, क्या कि तो युवा है, मैच्योरिटी। इतना डिसिप्लिन शिविर था, उसमें ये घटना कैसे हुई? सर, उनका पहले भी कॉम्पिटिटिव रहता होगा, तो रागिनी नायक और अलका लांबा में आपस में झड़प हुई। उसमें ये भी कहा गया कि तुम 2 दिन हुए तुम्हें आए हुए पार्टी में, इस तरह से पॉलिटिक्स करते हैं। हो जाता है सर, ऐसे छोटे जैसे इश्यूज रहते हैं, लोकल इंसिडेंट। हाँ, वैसे आनंद शर्मा भी थोड़ा नाराज हुए कि इंदिरा गांधी के टाइम पर ड्राफ्ट दिया जाता था, अभी हमको ड्राफ्ट नहीं दिया, हम डिस्कशन किस पे करें, इस तरह से। कुछ और पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। हाँ सर, इसको लेकर सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ट्रोल हुए, हाँ। क्योंकि दोनों फिर कहने लगी कि हम बहनें हैं, बहनों में तो ये सब चलता है, पता नहीं कहाँ से खबरें लेकर आते हैं। ठीक है, चलता है, ठीक पार्ट ऑफ है लाइफ। जी। लेकिन सर, ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरीके से दूसरी पार्टी में मोदी हैं, शाह हैं, वो लोकल लैंग्वेज में ज़्यादा बात करते हैं। यहाँ कनेक्टिविटी पब्लिक के साथ जिस भाषा में होनी चाहिए, उसमें चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिस करते हैं। भाई यहाँ तो आदमी अंग्रेजी सुनने को भी तैयार है, बोलो तो सही राहुल गांधी, बोलो तो सही, कार्यकर्ताओं से मिलो तो सही। पब्लिक मीटिंग में तो बोलते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, मिलने के लिए तरस रहे हैं लोग, सबसे बड़ी बात है। फ्रस्ट्रेशन ये है
इसको दूर करना पड़ेगा जो है, तो कर लेंगे और लोकल में भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सर, क्या ये सच है कि शिविर के बाद राहुल और प्रियंका गांधी का जवाई बांध सफारी जाना राजनीतिक क्षेत्रों में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट तो 2-4 वर्कर्स वहाँ बात कर रहे थे बीजेपी के, वहाँ पे जहाँ गए थे लोग। अवॉइड करना चाहिए, जब सीरियस पॉलिटिकल विजिट चल रही है तो लग्जरी मोमेंट्स से सब सैर सपाटा नहीं होना चाहिए। अब हालांकि कहने को तो ये भी किसी क्या जा रहा है, अपने पैसे जा रहे हैं, अपने घर में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरकारी साधन तो इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं हम जो है, पर मैसेज गलत है, मैसेज गलत है तो गलत है, मैसेज जाता है गलत है। अभी रिसेंट किस्सा एक राजस्थान में हो गया, बताइए, सतीश पूनिया का। वो अच्छे इंसान हैं, आरएसएस की ट्रेनिंग है, सादगी में रहते हैं, सब कुछ है। मैंने हमेशा उनको कुर्ते पजामे में देखा है, कोई कोर्ट में भी नहीं देखा आज तक। और वो क्या, अलवर कोई फंक्शन था, वहाँ गए तो रास्ते में सिरस्का में रुक गए रात को जो है कि चलो इसको अलवर चलेंगे जो है, स्वाभाविक था वहाँ। तो वहाँ जहाँ रुके होटल में, वहाँ कोई स्विमिंग पूल भी था वहाँ पे। तो किसी ने, वो जूली वहाँ जो मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अलवर में, टीकाराम जूली, उन्होंने को डाल दिया फेसबुक टाइप पे कि वो आए और 1.5 घंटा स्विमिंग पूल में रहे, एक इशू क्रिएट कर दिया। उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा भी क्या है ये। तो राजनीतिक स्तर हो लेकिन इतना घटिया नहीं हो। लेकिन एक दूसरे बड़े बीजेपी नेता ने दिल्ली में मुझे कहा कि ये क्या कंट्रोवर्सी है। हमने कंट्रोवर्सी कोई खास नहीं, बन जाती है ऐसे, बन गई बस। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो भाजपा वालों को ऐसे होटलों में जाने ही नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति जो है सर्किट हाउस में रुकने की है या छोटे मोटे उसमें रुकने की, रिजॉर्ट कल्चर हमारे है ही नहीं, तो आपको अवॉइड करना चाहिए जो है। तो बैठे बैठाए एक सतीश पूनिया परेशान रहे 24 घंटे, अनकॉल्ड फॉर। आपका मतलब होता है ना, डिफेमेशन होता है फालतू में, आप मेंटली आप परेशान होते हैं। ऐसे ऐसे प्रियंका गांधी एक किस्सा है कि जब आप जा रहे हैं ऐसे कर रहे हैं तो अवॉइड करिए, बाद में आ जाइए स्टेट प्लान लेके, कौन रोकता है आपको। आप आते हैं ना रणथंबोर रोज़, तो वहाँ भी आ जाइए। लेकिन जो कोई सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा हो, अवॉइड करना चाहिए उसको। सर, आपने एक बात कही थी, मेरे 2-3 सवाल हैं। आपने एक बात कही थी कि अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हुए, सोनिया गांधी राहुल गांधी ने तारीफ भी करी उस पूरे चिंतन शिविर के होस्ट की और पूरे अरेंजमेंट की। तो जाहिर तौर पे इतने टॉल लीडर का और कद बड़ा होगा, अशोक गहलोत की मैं बात कर रही हूँ। कद की बात तो ये है कि आज मैंने पूछा इसीलिए कि गहलोत साहब का फिजिकल हाइट कितनी है, तो मैं सोचता था 5'7", 5'8" है, ऐसे सोचता था 5'9", तो मेरे सामने वाले ने कहा कि 6'1" है, 6'1", 6 फुट 1 इंच। तो आज उनका कद 6.5 फुट है, आप यूँ मान लीजिए, इन टर्म्स ऑफ स्टेचर, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलरिटी, इन टर्म्स ऑफ कनेक्ट विद द गांधीज, ठीक है ना। वो तो आसमान में है इन ए वे। और हैरानी की बात है कि वो तो साइलेंट परफॉर्मर हैं। कहीं मैंने इस शिविर में उनको डांटते हुए नहीं देखा, किसी को इंजाम ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, किसी को झगड़ते हुए नहीं देखा। वहाँ पे जो है साइलेंट, और कितना अच्छा इंतजाम हुआ है। खुद सोनिया गांधी ने तारीफ़ की उनके इंतज़ाम की, और राहुल गांधी इस बार उनके दीवाने लगे मुझे, ठीक है ना, फॉर ए चेंज जैसा सुनते हैं जो है। और क्या लगे, उन्होंने कहा कि भाई देखिए, वहाँ मानेश्वर में उन्होंने कहा कि भाजपा तो कुचलती है आदिवासियों को और गहलोत साहब उनके लिए काम करते हैं। और फिर एक इनकी 10 लाख की फ्री मेडिकल की स्कीम जो है पूरे देश में, केवल राजस्थान में है। तो गहलोत साहब तो डिस्टिंक्शन मार्क्स, ठीक है ना। तो इस तरह से है, ये तारीफ़ करी उन्होंने। उनका कद बढ़ा है, निश्चित तौर पे कद बढ़ा है, स्टेचर बढ़ा है। आप यूँ कह दीजिए कि मतलब इसको यूँ कह सकते हैं आप, ही वॉज ए मूविंग कांग्रेस प्रेसिडेंट एट दैट सिनेरियो। कभी यहाँ खड़े हैं, उस टेबल पे बैठे हैं, कभी इस टेबल बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं। और वैसे तो क्या है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खास करके राहुल और प्रियंका जो है 422 से जितने लोग थे वहाँ पे जो है एक एक टेबल पे गए जो खाना खा रहे थे, उनसे मिलने करने के लिए जो है ये। तो गहलोत हैज़ गॉन टू स्काइज, जिसे एक्चुअल में कहते हैं, जिसको आप पकड़ नहीं सकते अब। सर, मैं अब आपको एकदम कांग्रेस से बीजेपी पे ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि आज शाम से सारे राष्ट्र के पदाधिकारी अब जयपुर पहुँच गए हैं। यहाँ पे 3 दिन का इनका भी मंथन चलने वाला है। वैसे तो ये 2024 के लक्ष्य से बैठक हो रही है कि 2024 में सब अलग अलग पदाधिकारी अलग अलग राज्यों में कैसे काम करेंगे, लेकिन चूंकि ये राजस्थान की धरती पे हो रही है, आपको लगता है 2023 के चेहरे पे भी कोई चर्चा हो सकती है? हालांकि पदाधिकारी बैठक में अक्सर नहीं होता, बट स्टिल राजस्थान से एक मैसेज जाएगा जरूर। चेहरे पे ये लोग चर्चा करें ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मतलब इनमें से कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, एक तरह से ऑथराइज्ड नहीं है, ये अपना फीडबैक दे सकते हैं वहाँ पर। ऑथराइज 2 ही लोग हैं, सक्षम 2 ही लोग हैं, वो हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और कहीं किसी स्टेज पे मोहन भागवत, इन ए वे आप कह सकते हैं उसको जो है।
यह चर्चा यहाँ पे होगी पिछले दिनों। लेकिन एक डेवलपमेंट इसमें ज़रूर मुझे देखने को मिला अभी दिल्ली में, जो है आज से 15 दिन पहले मैंने सुना था कि इन प्रिंसिपल पार्टी ने मन बना लिया है कि हम चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाद में शायद स्टेटमेंट का रिएक्शन हुआ और कई लोगों ने अप्रोच किया होगा, वहाँ अपना पक्ष रखा होगा। तो अब मैंने सुना है कि लेटेस्ट ये है कि शायद चेहरा न हो कोई, नरेंद्र मोदी अमित शाह की स्ट्रैटेजी, मोदी का चेहरा, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। और मेरे सूत्र ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जो होगा वो राजपूत भी नहीं होगा, जाट भी नहीं होगा, और ऐसा होगा जिसका 10-15 साल का कम से कम कैरियर और दिखता होगा सामने मोटे तौर पे। या वही आकलन सूचनाएं तो रोज़ बदलती हैं, आती जाती हैं, लेकिन एक चेंज 15 दिन में इस बात का आया है कि हो सकता है चेहरा नहीं हो। जहाँ तक इन लोगों के डिस्कस करने का सवाल है, ये फीडबैक देंगे अपना जाकर के दिल्ली। सर, उदयपुर में शिविर हुआ, पायलट का क्या रोल रहा? दूसरा, क्या गहलोत और पायलट के बीच की कोई दूरियां अब कम हुई हैं? पायलट का रोल स्पेसिफिक और टू द पॉइंट रहा। जो काम दिया गया था उतना उन्होंने किया। इकोनॉमिक कमेटी की मीटिंग थी, बैठना था, उसमें बैठे। यूथ के बारे में बोलना था, बोले। 2 पब्लिक भाषण दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहाँ भी दिए, और ये कहा कि इसके बाद में कांग्रेस और मजबूत होकर सामने आएगी शिविर के बाद में, कहा उन्होंने। दूसरा बयान उन्होंने ये दिया कि सोनिया गांधी ने इस शिविर में कम से कम 50% लोग 40 साल से कम उम्र के बुलाए हैं। इससे लगता है कि यूथ को पार्टी महत्व दे रही है, और उनके मन में ऐसी आशा है कि आने वाले दिनों में यूथ ब्रिगेड का महत्व बढ़ेगा। तो ये भाषण उन्होंने इस तरह से दिया। रोल उनका टू द पॉइंट था, स्पेसिफिक था। वो कोशिश थे किसी बात पे कि कोई ऐसी बात नहीं निकले या कोई ऐसा आचरण नहीं हो। और रही बात गहलोत की, तो इतना ज़रूर हुआ कि जब डिनर हो रहा था वहीं, तो पायलट दूर खड़े थे उनसे 7-8-10 फीट। वो आगे एक मौके पे, जो मुझे माथुर ने बताया, हमारे एडिटर ने जो है, तो पायलट आगे चल के आए, उनसे हेलो करी और सामान्य हेलो हाई हुई। फिर डिनर जब हुआ सोनिया गांधी इनके साथ में, तो जिस टेबल पे गहलोत थे पायलट भी वहीं थे। तो एक अघोषित साइलेंट एक सत्ता संतुलन या ऐसा आला कमान बनाने का प्रयास किया। वरना क्या पायलट एमएलए हैं आज देखा जाए तो, आज वो पीसी चीफ नहीं है, लेकिन उनकी कोई न कोई हैसियत ऐसी है जो आला कमान स्वीकार करता है उसको। तो उनको बोलने का मौका दिया, यहाँ भी दिया और वहाँ बांसवाड़ा में भी दिया बोलने का मौका जो है। तो ठीक था रोल बाय एंड लार्ज, ऐसी कोई खास बात नहीं। लेकिन सर, क्योंकि कोल्डनेस बहुत ज़्यादा ऑब्वियस दिखता है अब दोनों गुटों का, तो और 2023 अप्रोच कर रही है, तो आपको लगता है कि इसका नुकसान होगा, एकजुटता नहीं दिखेगी? तो आप देखो, नुकसान तो होना था, जो अब हो ही चुका, लोग भूल भाल गए सब बातें। अब तो हर किसी को अपना चुनाव लड़ने की पड़ी है। वो जो 20-22 लोग थे, 23 थे, 18 थे, जो भी थे, वो भी सब भूल के अब तो देखते हैं अपनी सीट कैसे जीतें। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में माली वोट कितने हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में गुजर वोट कितने हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जाट वोट कितने हैं, राजपूत कितने हैं, सब इसी गुणा भाग में लग जाएंगे 2-4 महीने में। दैट वे जो है। और बाकी अब ये है कि चुनाव के वक्त क्या स्थिति है। चुनाव में भी 1.5 साल है। देखिए, उस 1.5 साल के दिन गहलोत साहब कहाँ हैं, पायलट साहब कहाँ हैं? गहलोत साहब तो हैं जहाँ हैं, ठीक है ना। पायलट साहब कहाँ हैं, ये डिपेंड करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, उनके समर्थक कहते हैं कि हम 30 दिन में कॉल लेंगे जो है, तो देखिए क्या होता है, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन चुनौती जो है ना, वो अब पायलट और उससे नहीं है आपस में विज़ाविज़, चुनौती अपोजिशन से। सर, मेरा सवाल भी सचिन पायलट से ही जुड़ा हुआ है। जब हमने शिविर कवर किया था तो वहाँ पे पोस्टर होर्डिंग खूब देखे थे, लेकिन वहाँ पे पायलट के और कुछ जो कांग्रेसी नेताओं के पोस्टर पीसीसी के द्वारा हटाए गए या उनको हटवाया गया, इसको पूरे ढंग से कैसे देखते हो? देखिए, इट वाज ऑल पोर इन टेस्ट, अनफॉर्चुनेट, नहीं होता ज़्यादा अच्छा था। तो कारण ढूंढने में पता चला कि उत्साही वर्कर होते हैं हर किसी के। तो पायलट के जो उत्साही वर्कर थे उन्होंने लगा दिए उदयपुर की पगड़ी और उसके अंदर उनके जो है। बाद में देखा तो दोतासरा के पोस्टर नहीं थे और किसी लोकल वहाँ के नहीं थे। तो मुद्दा गया तो फिर पार्टी के लेवल पे पता लगा अजय माकन और पीसीसी से कि पार्टी ने पहले तय कर लिया था कुल 4 आदमियों के पोस्टर लगेंगे वहाँ पे। 3 तो गांधी और एक अशोक गहलोत, वो चारों लगे। चूँकि उसका मेरिट पे लॉजिकली उल्लंघन हो गया था एक तरह से, तो फिर वो उतारने के लिए कहा गया या हटाए गए। लेकिन अब ऐसी घटनाओं का प्रचार तो होता है ना, पार्टी को नुकसान होता है अल्टीमेटली, सामने वाले का दिल भी करता है। तो पायलट ने यहाँ एक आदमी को फ़ोन किया अपने वर्कर को कि क्या करना चाहिए। स्वाभाविक है, नेता हर्ट होता है तो जो है उन सा कुछ नहीं करना। हमें तो इस टाइम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि फिर हम कहीं घेरे में आएँ किसी बात के, या हम किसी उलझन में नहीं में पड़ें। तो बात आई चली गई, टाइम इज़ ए हीलर। लेकिन ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, न तो पोस्टर लगने चाहिए थे, न उतरने चाहिए थे। अब हुआ सो हुआ, लेट्स फॉरगेट।
सर इसी से जुड़ा हुआ सवाल, मौजूदा हालात में पे राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के भविष्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? भाई ये बहुत बड़ा आदित्य, बहुत रिस्की सवाल है और बहुत ही टाइट रोप कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, टाइट रोप का सवाल है, लेकिन जवाब ज़रूर देंगे सवाल का जो है। उनके भविष्य का तो देखो सवाल ये है सीधा सा, उन्होंने एक ही मांग रखी हुई है पार्टी के सामने, मैं तो चीफ मिनिस्टर बनूंगा, ठीक है। अब जिसकी वैकेंसी है नहीं और आकलन है अपना अपना, हमारे आकलन में 10 साल ही नहीं है, विधायक दल के लीडर की भी नहीं है, CLP लीडर, सॉरी अपोजिशन लीडर LOP की भी नहीं है, दैट ठीक है। PCC उन्होंने इनकार कर दिया है, AICC भी शायद इनकार कर चुके हैं, वो कहते हैं मेरे को राजस्थान में रहना है, ठीक है। तो बात यहाँ के अटक गई है कि वो बनना चाहते हैं मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की वैकेंसी है नहीं, तो कैसे करें। इसी दुविधा में पार्टी है वहाँ पे और इसी दुविधा में पायलट है, उनके समर्थक हैं कि आखिर प्रतीक्षा कब तक, ठीक। इसीलिए मैंने कहा कि उनके लोगों का एक दावा है, देखिए खबर के लिए फ़ोन करते हैं 2-4 लोगों को, ज़्यादा तो कर नहीं पाते हैं, ज़्यादातर फ़ोन सर्विलेंस पे रहते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 लोग होते हैं हिम्मत जुटा के अपनी बात कह जाते हैं चैनल में आकर के। तो उनका कहना था भी हम तो 1 महीना वेट करेंगे फिर हम कदम उठाएंगे। किसी ने कहा हम 31 मई को उठाएंगे, दूसरे ने कहा नहीं भाई 1 महीना का मतलब होता है राज्यसभा के बाद 15 तारीख 20 तारीख जो भी ऐसी है, तो लेट्स सी कि क्या होता है। तो उनका सारा भविष्य जो है वो इसी बात से जुड़ा हुआ है एक तरह से कि पार्टी उनके बारे में और या खुद उनके बारे में वो क्या फ़ैसला लेते हैं। पार्टी की हद से तो लगभग बाहर क्यों, अभी जो सम्मेलन हुआ है उदयपुर का, इसके बाद तो मैंने कहा ना अशोक गहलोत इज गोइंग टू टावरिंग, अब वो चर्चा खत्म हो गई है और ऐसा लगता नहीं कि आला कमान सुबह के अखबार से पता लगे हमें 4:30 बजे छपता अखबार, जैसे कांग्रेस में होता था किसी ज़माने में जब आला कमान था, मिसेस गांधी थी मान लो, क्या मुख्यमंत्री बदल गया, ऐसे तो हालात हैं नहीं। तो अब ये बड़ा गंभीर सवाल है पायलट के राजनीतिक भविष्य का। तो देखिए हम अगले देश शो में रिव्यू करेंगे 60 दिन बाद कि क्या स्थिति है, आज गंभीर स्थिति। बिल्कुल सर, पायलट से जुड़ा हुआ ही सवाल है। कांग्रेस का एक वर्ग है वो ये मानता है कि प्रियंका गांधी पायलट के साथ है और जब से बाड़ेबंदी हुई राहुल गांधी और पायलट का संवाद टूट गया, क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी? देखिए प्रियंका, जिस मैंने आपसे कहा ना, वो एक कॉमनली एक्सेप्टेड फेस हैं गांधी के अंदर, प्रिंसिपल पब्लिक रिलेशंस मैन, ठीक है, फीमेल जो भी हैं वो सबके साथ ही दिखती हैं। अशोक गहलोत से उनके जादूगर अंकल वाले संबंध हैं, बच्चे थे तो अशोक गहलोत जाते थे, 10 जनपद तक के हैं संबंध। पायलट से उनके युवा वाले संबंध हैं, अंग्रेज़ी बोलने वाले एक होते हैं ना, एक कल्चर की बात है आपके, जब वो संबंध हैं तो शी इज़ गुड विद एवरीबडी, ठीक है। और जो पायलट की घर वापसी करवाई थी उसमें वो प्रिंसिपल थी, मूवर उसके अंदर, उस पर एक अलग डिबेट है कि होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। अब तो हो गई, फिर से शादी स्वीकार करो इसको जो है, तो हो गई। अब रही बात राहुल गांधी की, तो उन दिनों कई लोगों ने कहा था ये कि चूंकि वो पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत किया, पार्टी छोड़ के चले गए, तो राहुल गांधी बहुत नाराज़ हैं लॉयल्टी फैक्टर को लेकर के और वो उनसे आजकल बात नहीं करते हैं। किसी ने ये भी कह दिया था उन दिनों हमें कि उनका नंबर ही उन्होंने डिलीट कर दिया है मोबाइल से, ब्लॉक कर दिया, वो जो आप अंग्रेज़ी में आपका ब्लॉक कर दिया है जो है ये हैं। लेकिन उसके 6 दिन बाद ही मुझे खबरी ने बताया, यहाँ पे जो हमारे खबर करते हैं, कि राहुल गांधी आए थे कहीं भरतपुर कहीं इस साइड में जो है, 1.5 साल हुआ, शायद साल भर हुआ, तो उस कार के अंदर जो है गहलोत साहब थे, दातोसरा थे, राहुल गांधी थे, पायलट नहीं थे शायद, ये 3 लोग थे, पायलट नहीं थे उसमें जो है, अजय माकन थे उसमें जो है। तो फिर पता लगा, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, उन्हीं में से जो 4 में से एक व्यक्ति था वहाँ, गहलोत साहब को छोड़ के, वो तो बताते नहीं कभी किसी को, आदित्य रोती रहती इसको नहीं बताते हैं। इसका वीडियो और चला दिया था उन्होंने, लोगों ने, कि मेरी नौकरी चली जाएगी, मतलब कहने का जो है ना, चाहिए देखो न्यूज़ की विरासत को उठाने वाली ये लड़की है चैनल के अंदर, मैं तो कहता हूँ इसका जो है, आगे बढ़ के जो है। हाँ, तो फिर क्या हुआ, किसी ने, प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सब 7 मैसेज पायलट के और राहुल गांधी के बीच एक्सचेंज हुए। अगर मोबाइल ब्लॉक था तो कैसे एक्सचेंज होते भाई, हो गया एक्सचेंज। फिर एक दूसरी घटना आई मेरे सामने, अभी आई, जो है बहुत ही इमोशनल और संवेदनशील घटना थी। इन दोनों घटनाओं का मैसेज जो जोड़ के हम देखेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको जो है,
तो है कि राहुल गांधी इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उनकी रिलेशनशिप दो तरह की है, एक तो ह्यूमन पर्सनल रिलेशनशिप, एक पॉलिटिकल रिलेशनशिप। उनकी पॉलिटिकल रिलेशनशिप गहलोत के साथ है एज प्रिंसिपल नॉमिनी ऑफ गांधीज इन राजस्थान। पर्सनल रिलेशनशिप उनकी गहलोत के साथ तो है, लेकिन वो अंग्रेज़ी वाली, युवा वाली, परिवार वाली, दोस्ती वाली पायलट के साथ है, उसमें कोई इनकार नहीं है। इन जो है तो क्या हुआ, एक बार बहुत इमोशनल किस्सा है जो है कि पायलट साहब राजस्थान में लगे रहे उस चुनाव में, पीसी चीफ है, आता तो उनका इस तरह से था भाई हेडक्वार्टर तो दिल्ली है, लेकिन वो उनका मूवमेंट आता, सैटरडे संडे जाते थे। अब परिवार के लोग होते हैं, वो तो चाहते हैं ना कि सातों दिन आदमी घर में रहे। उनको इससे मतलब थोड़ी है कि तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या बनोगे क्या नहीं बनोगे वहाँ पे राजस्थान में जाके। तो 4 साल हो गए, तो पायलट साहब के घर में भी ऐसा माहौल, परिवार में, बच्चों में, पत्नी में बना होगा, स्वाभाविक है कि भाई यहाँ रहो, क्यों नहीं रहते यहाँ पे करके। वो यहाँ आते थे, उनका आत्मा यहाँ बसती थी जो है हर समय, इसलिए कहते हुए थे कि पीसीसी को मैंने खड़ा किया, चुनाव में लड़ा, जो भी कुछ था, जैसा भी था। तो उसी उधेड़-बुन के अंदर जब परिवार में रिश्ते थोड़ा ज़्यादा ख़राब होने लगे, तनाव होने लगा थोड़ा सा, स्वाभाविक है, होता है। तो मेरे यहाँ थे ना एडिटर पहले, उमर, बीच में रोक के कह रहा हूँ, वो एक दिन छोड़ के चले गए। क्यों? कि मेरी औरत कहती है कि मेरे साथ तो रहते ही नहीं हो तुम, 2 साल से यहीं रहते हो। इस्तीफ़ा हो गया, हमने भी जाने दिया कि पत्नी के साथ रहो। चला गया, दिल्ली में मज़े से बैठा हुआ है। वो स्वभाव, पत्नी, परिवार, बच्चों का स्वभाव की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हो गया, तो उनके घर में थोड़ा इस तरह का हुआ। तो पायलट साहब ने देखा भी राहुल गांधी चूँकि उनके मित्र तो हैं ना, तो उनसे उस लेवल पे बात हुई होगी कि घर में टेंशन है इस बात को लेके जो है ये। तो राहुल गांधी ने पायलट की जो धर्म पत्नी हैं सारा पायलट, तो सारा जी से खुद बात करी, ठीक है, और उन्हें समझाया। राहुल गांधी खुद यंग हैं, बट ही प्लेड मैच्योर ऑन दैट डे एज एन एल्डर। और ये कहा कि समय है, आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है जो है ये। और फिर रिश्ते ठीक हो गए। राहुल गांधी आज भी कभी कभी ये कहते हैं अपने सर्किल में कि यार मैंने सचिन की है ना फैमिली लाइफ एक बार स्पॉइल हो गई थी मेरे कारण से, और फिर उसको रिपेयर किया गया उठा करके जो है। और ये बात कितनी पुरानी है? 2 साल पुरानी। इस घटना के बाद भी राजस्थान में पायलट की पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आया। आपके सामने है ना, ठीक है ना। तो क्या है कि पर्सनल रिलेशंस अलग हैं, उनके पॉलिटिकल इक्वेशन अलग हैं। इस इमोशनल इंटीग्रिटी या इमोशनल क्लोनेस का मतलब ये नहीं कि कोई पॉलिटिकल फैसलों को प्रभावित करेगी ये। तो एज ए ह्यूमन बीइंग रिश्ते हैं। इसलिए आपका जो बेसिक सवाल था कि क्या राहुल और इसके बीच में कम्युनिकेशन गैप है या रिश्ते नहीं रहे हैं, केवल प्रियंका के साथ है, ऐसा नहीं है। ऑल आर मैच्योर, सब आपस में बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल तरीके से ही होते हैं। मेरा सवाल अगला ये है कि चिंतन शिविर हुआ, उसके बाद जो अनौपचारिक चर्चा हुई थी हमारी अशोक गहलोत से कि क्योंकि उनकी 2 योजनाओं को संकल्प शिविर में भी शामिल किया गया था, तो उन्होंने अनौपचारिक चर्चा कहा कि मुझे सरकार रिपीट करनी है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या चिंतन शिविर के बाद में गहलोत सरकार की 2023 में वापसी की संभावना है? निश्चित तौर पर बड़ी है, विद इन द गिवन सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एक तो क्या हुआ है कि चिंतन शिविर से कांग्रेस एक इकाई के रूप में खड़ी हुई है सामने आकर के, डिवाइडेड हाउस नहीं है। और राजस्थान चूँकि होस्ट था यहाँ पे, इसलिए मैसेज ये गया है कि गहलोत की लीडरशिप में कांग्रेस एक यूनाइटेड हाउस है यहाँ पे। तो निश्चित तौर पे दैट वे साइकोलॉजिकली और मोरल बूस्टर हुआ है, तो बड़ी संभावना है। सर एक सवाल आपसे ये पूछना था कि जिस तरीके से लगातार कंट्रोवर्सीज रहती है बयानों में, राहुल गांधी के बयानों में रही, अभी जो उन्होंने आखिरी जो अपना बयान दिया उसमें ये कहा कि रीजनल पार्टीज़ नहीं लड़ सकती भाजपा से, केवल ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस ही भाजपा से आमना सामना कर सकती है, लड़ सकती है। तो बेसिकली पहले जो उनकी एक जो तरीका होता था वो होता था अलायंस वाला, कि अलायंस में चलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। अब जो स्ट्रैटेजी है वो अकेले खड़े होकर चलने की है। इससे रीजनल पार्टी के मन में क्या ख्याल है? 2024 तक इसे आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये? इट इज़ ए सीरियस पॉलिटिकल एरर ऑफ जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ राहुल गांधी, स्लाइटली इन हेस्ट, स्लाइटली इमोशनल। जब मालूम आपको कि हमारी पार्टी का अस्तित्व राज्यों में इस तरह से हुआ, जब उन्होंने गठबंधन नहीं किए तो पिटाई हुई यूपी के अंदर और सब जगह जो है। और पीके के प्रभाव में कई के सेंसस प्रिवेल्ड अपॉन कांग्रेस,
प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी निश्चित तौर पर इस पक्ष में हैं कि राज्यों में गठबंधन मेरिट पे करेंगे, मुद्दों पे आधारित गठबंधन हम करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना, राहुल इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। वो चाहते हैं कि भाई किसी के आगे मनोहार करने की क्या ज़रूरत है, हम लड़ेंगे तो खुद जीतेंगे, खुद लड़ाएंगे पार्टी को ला करके। उन्होंने बयान दे दिया, लेकिन गलत हुआ, ये रिएक्शन ख़राब हुआ इसका। सारी रीजनल पार्टीज कह रही हैं भी आप सुपीरियर हैं तो ठीक है आप लड़िए, फिर हमारे सहयोग की क्या ज़रूरत है। अब झारखंड में सरकार भी जो है आपके सहयोग से चल रही है, महाराष्ट्र में चल रही है, चाहे मामूली साझेदारी, इससे और बाहर हो जाओगे आप जो है। यही वो कारण है कि राहुल गांधी बिना कलेक्टिव विजडम के, बिना कलेक्टिव कंसल्टेशन के ऑन द स्पॉट कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं, अनाउंसमेंट कर देते हैं जिससे बाद में किरकिरी होती है। तो ही वुड हैव बीन अवॉइडेड दिस स्टेटमेंट। सर ये तो गठबंधन की बात हुई बाकी पार्टियों के साथ, लेकिन यहाँ तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ही वैचारिक मतभेद हैं, तो ये क्या एकजुट होकर 2023 का चुनाव लड़ पाएंगे? देखिए मैंने आपसे कहा ना, 2023 में कौन कहाँ है, पायलट कहाँ है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर दोस्ती है दोनों में, और दोस्ती का आलम ये कि आज जो संबंध हैं सामान्य, इससे ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप या विदाउट नेगेटिव रिलेशनशिप हो नहीं सकती। आज जो लेवल है उनकी रिलेशनशिप का, अगर यही मेंटेन रह जाए बड़ी बात है। ये पायलट स्टेज इन कांग्रेस और ये लेवल रह जाए, फाइन। सर अब इससे पहले भी आप बात कर रहे थे, तब आपने एक जिक्र किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि इतने सारे लोग थे लेकिन हर एक की टेबल पे गए, सबसे मुलाकात करते हुए। और इसी बीच एक तस्वीर भी सामने आई जब वो मीडिया सेंटर पहुंचे थे, वहां पर भी मीडिया कर्मियों से एक एक के पास जाकर उन्होंने मुलाकात की, बहुत ही जॉली मूड में नजर भी आए। लेकिन उस दौरान उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाया था, उसके क्या मायने हैं? उसके दो मायने हैं। एक तो क्या, इज़ द हीरो ऑफ मीडिया, उनको बहुत मज़ा आता है मीडिया को करने में, मीडिया को मज़ा आता है। गहलोत एक्सपर्टाइज द आर्ट ऑफ हैंडलिंग मीडिया फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो उनका इतना मीडिया आया हुआ है, उत्साहित थे, खुश थे। दूसरा ये था कि उनको उस दिन ऐसा लगा होगा कि राहुल मान गए हैं और कल राहुल गांधी बन जाएंगे। अशोक गहलोत वाज वन ऑफ द प्राइम मूवर्स टू प्लीड राहुल गांधी कैंडिडेचर एज द पार्टी प्रेसिडेंट, ये होगा। तीसरा पट्टी चलाई इसने, शिवेंद्र ने, किसी ने, कि इनविजिबल खुशी थी, वो इनविजिबल विक्ट्री थी उनकी। और वो क्या थी, अब गहलोत साहब से कभी कोई पूछेगा तो बताएंगे इनविजिबल विक्ट्री क्या थी जो है। लेकिन हाँ, उस दिन एक घोषणा, उनका जो वी का साइन था, उसको देखते उस दिन घोषणा होनी चाहिए थी शाम को कि 2023 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। लड़ा उन्हीं के जाएगा नेतृत्व में, लेकिन घोषणा का मजा एक अलग होता है जो है। तो ही इज हैप्पी, ही इज ऑल द टाइम्स हैप्पी। सर मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के कई विधायकों और नेताओं में इस बात की नाराज़गी है कि रफ़ीक खान के अलावा किसी भी मंत्री को, विधायक को या पीसीसी पदाधिकारियों को चिंतन शिविर से दूर रखा गया। इसे कैसे देखते हैं सर आप? वो ऐसा है कि उनकी पीड़ा अपनी जगह सही है, कम से कम एमएलए को ऐसा मौका मिल जाता है वहाँ जाने का, होटल के एक अलग से कि दूसरे होटल में या उसी होटल में कहीं एक डिनर हो जाता है, चाय हो जाती, सब लोग सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नमस्ते कह लेते। वो मौका नहीं मिला, मन में रहती। पीसीसी कुछ लोग चले जाते वहाँ पर जो है, खालिदा तो सराय जा पाए। तो ऐसा अगर होता, वो है ना कि काश ऐसा होता तो अच्छा था। इट इज़ गुड एंड वेलकम मूव। रही बात रफ़ीक खान की, तो ही इज़ अनदर इवेंट मिरेकल इन कांग्रेस। इतना बढ़िया उसने इंतज़ाम वहाँ पे किए कि अजय माकन ने कहा तुम्हें तक इवेंट कंपनी खोल लेनी चाहिए वहाँ पे जो है। अब वो क्या है ना, उसकी क्षमता है, रिसोर्सेज भी हैं, उसके पास में मैनेजमेंट भी है, और मेरे ख्याल से वो एक ऐसा एमएलए है इस पूरे सेटअप के अंदर जो बिना मंत्री के मंत्री जैसा प्रभाव भी रखता है और शायद विषयों को समझता है। और कांग्रेस का आने वाला कल जो है माइनॉरिटीज़ में और बियॉन्ड माइनॉरिटीज़ आल्सो जो है, वो एक है। तो उस पर कोई उंगली उठाने का कोई संकेत नहीं है कि वो मैनेज करके गया, मैनिपुलेट करके, ऐसा कुछ नहीं है। उसको लेके गए एंड ही परफॉर्म्ड। लेकिन अगर सब लोग जाते, कम से कम एमएलए जाते, मौका मिलता, मिनिस्टर जाते तो अच्छा था। चलिए अगले शिविर में ले जाइए। सर मेरा सवाल ये है कि आज के परिवेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बीजेपी को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती तो है, देखिए बीजेपी भी साम दाम दंड से चुनाव लड़ती है, हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ती है, लेकिन उनका काम मेटिकुलस होता है और हालात कुछ ऐसे होते हैं, उनके फेवर के हालात पैदा हो जाते हैं तो चुनाव जीतते हैं। इसलिए मैंने पहले आपसे कहा कि बीजेपी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है 2023 में चुनाव जीतने के लिए। और यहाँ तक की बात थी कि 50-50 का फार्मूला जो मैंने आपसे दिया है, सिक्का आप उछालते हैं तो आता है। तो बीजेपी एंड कांग्रेस बोथ है फेयर चांसेस, नॉट कांग्रेस। अभी गहलोत की बात हो रही है, गहलोत एंड बीजेपी। जो कांग्रेस का मतलब है गहलोत राजस्थान में जो है, तो बीजेपी एंड गहलोत है फेयर चांसेस। लेकिन कहीं कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि 1.5 साल बाद जो हालात बनेंगे और जिस तरह से कई मामलों में गहलोत सरकार डिसक्रेडिट होने लग गई है, जैसे महेश जोशी का लड़का केस आ गया बैठे बैठाए, ऐसे कुछ और केस कभी आ जाएँ, कुछ और बात हो जाए जो है, यू नेवर नो। तो अपन स्लाइटली कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर है
दोनों पार्टियों के अंदर, और चुनौती बीजेपी की बड़ी है ही है। और 5 साल का इतिहास भी रहा है कि 5 साल में राज बदल जाता है। अब मिरेकल हुआ तो राज रिपीट हो जाएगा। बाकी मान के चलिए 50-50, कहीं आप इसको 51-49 कर सकते हैं अपनी सुविधा से, बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। दैट्स ऑल। सर इससे जुड़ा मेरा एक सवाल है, 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उस पर सबकी नज़रें रहेंगी, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से सर गुटबाजी है, बीजेपी में भी कई धड़े बने हुए हैं सर, तो जो संभावित चुनाव परिणाम आएंगे दोनों पार्टियों के 2023 में, उस पर सर आप क्या असर देखते हैं? इसमें 2 बातें हैं। कांग्रेस की धड़ेबाजी जो है ना, एक तरह से लग्जरी है, ठीक है, और बीजेपी की जो धड़ेबाजी है ना, वो धड़ेबाजी केवल दिखावे के लिए है। जब चुनाव होगा और 6 महीने पहले अमित शाह जयपुर आकर बैठेंगे, ठीक है ना, और उनके अनुशासन का डंडा घूमेगा, तो सारे गुटबाजी धरी रह जाएगी सारी की सारी। सारे एक स्वर में बोलेंगे, एक आवाज़ में बोलेंगे, जो जिम्मेदारी जिसको मिलेगी सब वो करेंगे। यहाँ तक कि मैडम को भी जिम्मेदारी मिलेगी, वो काम करेंगी, पार्टी का प्रचार करेंगी, चुनाव जिताएंगी, सब करेंगे। तो बीजेपी की धड़ेबंदी है ना, ये खाली ऐसे नोशनल है। ये तब तक है जब तक कि अमित शाह की टेढ़ी नज़र इधर नहीं है। उसके पहले चरण के रूप में उन्होंने नड्डा को यहाँ भेजा है, जेपी नड्डा को, काफ़ी फायर फाइटिंग वही करके यहाँ चले जाएंगे। लेकिन ये आप निश्चिंत रहिए, बीजेपी की धड़ेबंदी कोई धड़ेबंदी नहीं है। जब वक्त आएगा सारे एक स्वर में, एक लाइन में, एक आवाज़ में बोलेंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के जवाब में भाजपा द्वारा जयपुर में 2 दिवसीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, इसका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, ये तो नहीं कह सकते उसके जवाब में हो रहा है एग्जैक्टली, पहले से प्लान था इनका, लेकिन कह सकते हैं इंसिडेंटली के भी, चूँकि आसपास हो रहे हैं, दोनों 4 दिन के गैप में हो रहे हैं। और ये शिविर उस तरह का नहीं है, इसमें बेसिकली संगठन का शिविर है, संगठन के पदाधिकारियों का, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके दफ्तर के लोग, हेडक्वार्टर के, प्लस सारे बीजेपी चीफ राज्यों में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो, और प्लस वहाँ के जो संगठन मंत्री हैं, और कुछ एक और चुनिंदा लोग जो हैं वो बैठेंगे। ये सब जेपी नड्डा की अगुवाई में यहाँ पे मंत्रणा करेंगे, और एक सीरियस थिंकिंग यहाँ पे होगा, पार्टी को ग्रास रूट लेवल पे, बूथ लेवल पे मजबूत करने का एजेंडा। मेन एक तो ये कि पार्टी को, इनका देखिए 2 एजेंडा रहते हैं। एक तो एजेंडा इनका 24 घंटे का रहता है कि पूरे 365 दिन संगठन को कैसे मजबूत करना है, ग्रास रूट को कैसे मजबूत करना है, वोट को, बूथ को कैसे मजबूत करना है, एक तो वो पार्ट रहता है। और सेकेंड और स्पेशली ये कि चूँकि चुनाव सामने आ रहे हैं तो फोकस रहेगा चुनाव में। और तीसरी बात जो गुटबाजी है, गुटबाजी का पहला सेमीफाइनल जो है वो नड्डा साहब ही कर देंगे, यहाँ समझा देंगे लोगों को एक तरह से। बाद में अमित शाह तो फाइनल है ही, वो कर लेंगे आके जो है। तो इस तरह से क्या है कि एक अच्छा है उनका, और बैठ के आराम से चिंतन है उनका, कोई भीड़ भड़का नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है। दे आर वेलकम टू जयपुर, करिए आप आके। सर इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि क्या भाजपा का जो शिविर है वो कांग्रेस के शिविर से 21 साबित होने वाला है? देखिए, तुलना थोड़ा सा यूँ नहीं हो सकती है कि कांग्रेस का शिविर तो एक अद्भुत था कई मायनों के अंदर, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ उसका डेकोर, in terms of presence of top leadership, in terms of excellent management, in terms of location, अरावली होटल जहाँ पे हुआ, और एक बड़ा शो था in terms of resources। यहाँ एक क्लोज डोर मीटिंग है, हालांकि हो 5 स्टार में भी है, लीला में हो रही, कोई बात नहीं, आजकल हो गया, आजकल वो अंतर खत्म हो गया। बीजेपी कांग्रेस का बैठक कहाँ नहीं करनी, जहाँ कंफर्ट है, एफिशिएंसी है, और मेरा शुरू से मानना है कि जहाँ कंफर्ट होता है एफिशिएंसी बढ़ती है वहाँ पे। तो लीला में कर रहे हैं वो लोग भी, हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कह सकते 21 होगा, लेकिन हाँ उनका मतलब इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। दैट इज अच्छा प्रयास है। सर मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन ये है कि पिछले कुछ महीनों से राजस्थान बीजेपी पॉलिटिक्स में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोल लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, इसे आप किस ढंग से देखते हैं? और साथ ही जनवरी 2023 में उनके एक्सटेंशन की क्या संभावना है? देखिए, राजस्थान में रोल बढ़ रहा है, ये तो दिख ही रहा है। इट्स ए वेलकम मूव। पार्टी प्रेसिडेंट हैं, उनकी अपनी स्टेट है, उनकी अपनी रिश्तेदारी हो गई यहाँ सवाईमाधोपुर हनुमानगढ़ में, ग्रास रूट से उनका कनेक्ट हो गया है, फीडबैक हो गया है उनको जो है, तो अच्छी बात है। पिछले दिनों 3 जिलों में आए, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़, इधर आए, सब जगह आगे भी आते रहेंगे। एक सीनियर आदमी बैठ के आके बैठता है, उसका इम्पैक्ट तो होता है। अब जब जेपी नड्डा आते हैं तो वसुंधरा बैठता, सतीश पूनिया और माथुर सभी लोग बैठते हैं वहाँ करके। तो ये अच्छा प्रयास है और निश्चित तौर पर उनका रोल बढ़ा है। और रही बात राजस्थान के अलावा भी जेपी नड्डा इन दिनों काफ़ी फॉरम में है, जिसे कहना चाहिए एग्रेशन में, एग्रेसिव मूड में है। मैंने टीवी पे कई बार देखा, बड़े उत्साह के साथ, बड़े जोश के साथ अमित शाह की तरह वो पगड़ी वगड़ी बांध कर बड़े ऊंचे हाथ करके दोनों, और मतलब अब लगता है वो उस तरह से कि हाँ, ही इज़ ए एग्रेसिव पार्टी प्रेसिडेंट हु बेसिकली मैचेस विद द बीजेपी एग्रेसिव
लाइन टू अटैक ऑन अपोनेंट्स जो है। तो अच्छा उनका रोल बढ़ा है, सज्जन आदमी हैं और पॉपुलर लीडर हैं, तो राजस्थान में भी उनका रोल बढ़ा है। अब वो आएंगे, 2 दिन यहाँ रहेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल तो ख़त्म हो रहा है वैसे जनवरी में, लेकिन जिस ढंग से वो अपना काम फैला रहे हैं, पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, रोज़ कहीं कहीं यात्रा होती है उनकी, पहले ऐसा नहीं होता था। उसे लगता है शायद प्रधानमंत्री ने उनको इशारा दिया हो या अमित शाह ने ऊपर इशारा दिया हो कि 2023 तक आपको एक्सटेंड करते हैं। मे बी, मे नॉट बी, मेरा हंच है, उनके मूवमेंट को देख के मुझे लगता है कि शायद 2023 के चुनाव उनके जो लीडरशिप है उनके एज ए पार्टी प्रेसिडेंट उसी में होंगे, और बाकी अगर नहीं भी होंगे और कार्यकाल अगर ख़त्म भी होता है मान लीजिए जनवरी में, तो इज सच ए सीनियर मिनिस्टर हु विल बी गिवन एन इक्वलेंट वेरी पावरफुल मिनिस्ट्री इन मोदी गवर्नमेंट। ये आकलन है पॉलिटिकल जो है। एट द मोमेंट तो राजस्थान में एक्टिव हैं, कल शायद आ जाएंगे यहाँ और 1-2 दिन यहीं रहेंगे। बिल्कुल सर, देश के 6 राज्यों में कांग्रेस छोड़कर गए लोग मुख्यमंत्री हैं, तो क्या चिंतन शिविर के बाद भी कांग्रेस छोड़ने का ये जो क्रम है वो जारी रहेगा, आपको लगता है क्या? देखिए, सब राहुल गांधी के कंडक्ट पे डिपेंड करेगा। मैंने आपसे कहा आला कमान के कंडक्ट पे डिपेंड करेगा। राहुल गांधी मोर स्पेसिफिकली, आला कमान इन जनरल जो है। और ये 9 राज्य हैं, इसमें 6 नहीं है जी। 9 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी जो है वो कभी न कभी कांग्रेस में रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी जो मानिक शाह जो बने हैं नए त्रिपुरा के अंदर, वो 6 साल पहले तक कांग्रेस में थे, अब वहाँ चले गए हैं जा करके जो है। तो ये एक ट्रेजेडी है कांग्रेस के। इट्स ए फेलियर ऑफ कांग्रेस पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है कि उनके लोग चले जाते हैं छोड़ करके। अब हार्दिक पटेल चले गए, कल को ये मुख्यमंत्री कहीं बन जाएं फॉर ए मोमेंट जो है, तो आप ये कहेंगे। तो 9 मुख्यमंत्री हैं आज, जो दूसरे और आगे जो क्रम रहेगा वो आला कमान के कंडक्ट पे और कन्फ्यूज़न पे, और मतलब क्लैरिटी है कि नहीं। और जो कन्फ्यूज़न की बात मैं आपसे कहता हूँ, इसमें एक विषय से हट के थोड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि इन आगे लोग छोड़ के जाएंगे कि नहीं, ये डिपेंड करेगा इस बात पे कि मैंडेट सोनिया, राहुल, प्रियंका का क्लैरिटी है कि नहीं, उनके जो मैंडेट है पार्टी प्रति। राहुल हाउ इफ बिहेव्स एंड फंक्शंस एज अ पार्टी प्रेसिडेंट, एंड इफ ही इज सीरियसली नॉट कन्फ्यूज्ड, either of the 3, nobody should be confused, no decision maker should be confused। और confused का कैसे होता है, अब आप इसी तुलना फिर मैं अमित शाह की घटना से करना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है ना, वेरी डिसाइसिव जो है। और उसका जन्म कहाँ से हुआ घटना का, अभी अरुण सिंह जी का मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी खास बात यह कि इज़ वेरी डिसाइसिव, कोई चीज़ लेके जाते हैं तो वहीं फैसला कर देते हैं। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा मैं सोच के बताऊँगा, वेरी डिसाइसिव। तो एक किस्सा उससे जुड़ा हुआ और सामने आया मेरे जो है। वो किस्सा क्या है कि जब चुनाव हो रहे थे 2013 में 14 में यूपी में, जब प्रभारी थे अमित शाह गए थे वहाँ पे, तो किसी ने उन्हें कहा जा कर के कि भाई यूपी को अगर आपको समझना है, ठीक है, तो आप कल्याण सिंह जी और एक संकटा प्रसाद कोई व्यक्ति हैं वहाँ के, ठीक है, उनसे ज़रूर मिलिए आप। तो वो गए कल्याण सिंह जी से मिलने। कल्याण सिंह से मिलने से एक दूसरा किस्सा और जुड़ा हुआ है, पहले मैं आपको उससे बता देता हूँ, या पहले मैं आपको ये कन्फ्यूज़न वाला बता देता हूँ। कल्याण सिंह का मेरे से बाद में पूछिए सवाल आप, इसके बाद जो है। तो संकटा प्रसाद व्यक्ति थे जो है, तो किसी ने कहा उनसे कि भाई आप एक तो कल्याण सिंह से मिलना, एक संकटा प्रसाद से मिलना है। अभी मैं संकटा प्रसाद की बात कर रहा हूँ, बहुत पुराने वयोवृद्ध नेता थे यूपी के। अमित शाह क्या है, इज़ ए क्विक लर्नर, सीखना चाहते हैं काम को, समझना चाहते हैं, ये क्विक। तो वो जा कर के संकटा प्रसाद के घर गए, नीचे बैठ गए, जाके प्रणाम किया, बैठे हुए थे, क्या मुझे समझाइए, मार्गदर्शन दीजिए। उन्होंने एक तेल की बोतल दी उनके हाथ में कि लीजिए इसको। उनको समझ नहीं आया तेल की बोतल क्या करूं, रख लिया, कहा कि ठीक है तेल लगाइए। तो उस संकटा प्रसाद जो बुज़ुर्ग थे उनके पाँव पर उन्होंने तेल लगाया 10-15 मिनट तक, उनको समझ नहीं आया। तो आज्ञाकारी की तरह व्यवहार करके वापस वो बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक आज ये सीख दे रहा हूँ कि कंफ्यूज मत रहना राजनीति में, कभी सक्सेस तुम्हारे साथ है। तो वापस खड़े हुए अमित शाह, फिर उसके बाद में 3.5 घंटे वहाँ पे रहे और 1.5 घंटे तक वो उनके पाँव का वो तेल से मतलब मालिश करते रहे, एक मान सम्मान देने के लिए। तो अमित शाह के लोगों का कहना है कि वो कंफ्यूज नहीं है और वो डिसाइसिव कहाँ से, संकटा प्रसाद कटसी उस दिन से। तो डिपेंड करेगा ना कि राहुल गांधी आला कमान डिसाइसिव है कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं है कहीं। कंफ्यूज है तो लोग छोड़ के जाते रहेंगे, आज ये गया है, सुनील जाखड़ गया है, कल को तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, एक दिन पीछे मुड़ के देखेंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। और पीछे मुड़ने की बात, और ऐसा एफर्ट यहाँ दिखाई देता नहीं मुझे बीजेपी जैसा। अमित शाह एक बार गए
शोर राजस्थान पे है, लेकिन बातें ऐसी हैं कि अमित शाह को सामने रखना पड़ता है तुलना करने के लिए, जो है ये। तो आसाम गए वो पहली बार, जब अब भाजपा सरकार है आसाम में, शायद दूसरी बार है। पहली बार गए एयरपोर्ट पे, संगठन की बात कहता हूँ मैं आपसे, जो है ये। तो 6 आदमी लेने के लिए आए उनको वहाँ पे। तो उन्होंने कहा बाकी लोग कहाँ हैं, कि सब यही है, बस यही संगठन है। और राजा साम कहाँ हैं? ऐसी लीडरशिप, ऐसा कमिटमेंट लाओगे और लाओगे तभी मुकाबला कर पाओगे। सामने भाजपा है, नरेंद्र मोदी हैं, 15 करोड़ लोग जिसके दीवाने हैं, पागल हैं उनके पीछे। अमित शाह की स्ट्रेटजी है। अब आप आ जाइए कल्याण सिंह वाली बात पे। जब वो बात चल रही थी मुरली मनोहर जोशी को मनाने की, तो किसी ने ये कहा था कि 75 साल के उम्र के जो लोग हैं रिटायर होने चाहिए, तभी तो जाके वो मार्गदर्शक मंडल बना था। तो उसमें कल्याण सिंह भी थे। तो इनका मन था कि कल्याण सिंह अगर पहले पहल करेंगे इस्तीफ़ा देने की, तो बाकी लोग फॉलो करेंगे। यूपी के सीएम रहे और राम मंदिर का सारा इतिहास उनके साथ है, जो है। तो कल्याण सिंह जो है अमित शाह के गुरु रहे हैं। अमित शाह को जिम्मेदारी सौंपी थी कि इनका ये लेना है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कांपते हाथों से गए, जिस तरह से कहा होगा घुमा फिरा के कि मैं ये कहना चाह रहा था या वो कहना चाह रहा था, घूम घाम के बात पे आए और उनसे कहा, तो और कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने मुझे राजनीति सिखाई है, लेकिन मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है क्योंकि हम सबको मिलके एक प्रधानमंत्री बनाना है उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से। तो उनको बुरा लगा, वापस आ गए। अमित शाह सुबह 6 बजे फ़ोन आया कल्याण सिंह का, जहाँ भी वो छोटे मोटे कमरे में रहे होंगे अमित शाह, यूपी कहीं, जो है। तो फ़ोन आया और कहा कि आप कहाँ आए? उनका समय तो उठ रहा हूँ अभी, क्या तुरंत आइए ब्रेकफास्ट, मैं तैयार होकर आता हूँ कि नहीं अभी आइए। तो चले गए। वो गए तो एक पर्ची रख दी उन्होंने उसके सामने। तो कांपते हाथों से अमित शाह का कहना ये है, किसी को उन्होंने कहा कि मैंने उठाई, कि मेरा गुरु रहा है, मैं उसे इस्तीफ़ा ले रहा हूँ एक तरह से, और पर्ची हो रहा है सामने, क्या है ये? तो पर्ची, उन्होंने कहा मेरे को ऐसे अंदाज़ा तो हो गया था कि ये पर्ची में शायद हाँ ही होगा, जो है। पर्ची खोली तो उसमें लिखा था मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये है कंफ्यूज नहीं होने का एक डेटरमेंटल, जिसे कहते हैं ना, वो होने का, डिटरमाइंड आदमी जो होता है, इसे कहते हैं। तो ये उससे जुड़ी 2 घटनाएं मैंने बीच में जिक्र किया आपको उसका जो है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस आने वाले दिनों में चुनावी राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ में कोई गठबंधन बनाने जा रही है? ऑफ कोर्स, अगर सोनिया गांधी की चलेगी, प्रियंका गांधी की चलेगी, पीके की चलेगी, पीके तो अघोषित है ना, पावर रहता है, चलेगी तो निश्चित होगा। रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ द डे है, करना पड़ेगा आपको, जो है। और तब भी श्योरिटी नहीं है ना, सामने एनिमी, शत्रु, राजनीतिक कितना पावरफुल है। आप छोटे मोटे कर लेंगे अलायंसेस तो क्या होगा? अखिलेश यादव से अलायंसेस कर लेते तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। किस तरह से पिटाई हुई बीजेपी की स्ट्रैटेजी के सामने, मायावती और अबोसी ने किस तरह से पिटाई की, कैसे गेम प्लान फेल हुआ अब उसका, जो है आपको मालूम है, जो है। तो बिल्कुल गठबंधन करना पड़ेगा, मेरा ऐसा आकलन है। सर, आपने इतने रोचक किस्से सुनाए, इसका मतलब क्या फ़र्क है गांधी परिवार की वर्किंग में विज़ाविज़ अमित शाह मोदी की वर्किंग में? कार्यशैली में क्या फ़र्क है सर? कार्य फ़र्क ये है कि दे आर वेरी डिसाइसिव, वन, दे आर अलर्ट, क्लैरिटी, दे आर अवेलेबल, ठीक है ना, और उनकी स्ट्रैटेजी है, टीम है। कांग्रेस में कुछ नहीं है। अभी आप देखिए यहाँ पे पंजाब में कितना नाटक हुआ, आपने मुख्यमंत्री बदला, यू एंडेड अप विद द डिज़ास्टर, उसको ठीक से लागू नहीं किया आपने मुख्यमंत्री बनाया, साथ में वो जो कहते हैं एक विस्फोट, टाइम बम, साथ में आपने सिद्धू का लगा दिया, साथ में उड़ गया, कांग्रेस उड़ गई वहाँ से। अब आप कंपेयर करिए बीजेपी को, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर बदला, अभी वन फाइन मॉर्निंग कॉल गया अमित शाह के यहाँ से, आइए, चला गया, इस्तीफ़ा हो गया 2 घंटे में। एक बयान नहीं दिया उसने। 6 MLA उठ के नहीं आए, बस में बैठ के वहाँ से कि साहब इसको रखिए यहाँ पे। डिसिप्लिन, कमिटमेंट और इनकी अथॉरिटी इन लोगों की जो है, ये नया मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है। और मज़े की बात देखिए कि 24 घंटे में सब कुछ हो गया, और जो राज्यसभा में था, जो अभी नया मुख्यमंत्री बना है, उसकी सीट इसको दे दी, आउट गोइंग को, देव को, और कहे तो मैं पार्टी अध्यक्ष बना देंगे। डील हो गई ना 1 मिनट में। तो दे आर वेरी डिसाइसिव। इसलिए त्रिपुरा ऑपरेशन वाज ए हिट ऑपरेशन ड्यूरिंग द लास्ट पॉलिटिकल टाइम्स। ये फ़र्क है सर। ऑपरेशन की क्योंकि आपने बात की त्रिपुरा, पंजाब, एक सवाल और है, उत्तराखंड में चुनाव आ रहे मुख्यमंत्री, उनको वापस से बना दिया, लेकिन हिमाचल में जब आ रहे थे तो उनको नहीं बनाया मुख्यमंत्री। ये स्ट्रैटेजी में क्या फ़र्क है? दिस कंट्राडिक्शन इज़ बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। बेसिकली इनके तो नाम पे चुनाव नहीं लड़ा था,
धामी के नाम पे, धानी के नाम पे। तो ये तो एक कैंडिडेट थे। धूमल का केस इससे ज़्यादा डिफरेंट है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चुनाव उसके चेहरे पे लड़ा गया था और पार्टी जीती थी, वो हारे थे, हार गए, अपोनेंट से हरा दिया, या तकदीर ख़राब थी। तकदीर तो ख़राब थी, वरना चीफ मिनिस्टर थे वो हार गए और बाद में कुछ उनका पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन नहीं हो सका। तो अब जब ये घटना हुई तो नेचुरली धूमल कैंप में ये बात मन में आई होगी कि यार हमारे साथ तो ऐसा था, अब ऐसा होगा, डबल स्टैंडर्ड कैसे हो गए। इसमें मेरा कहना ये है कि हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, समय काल भूत के हिसाब से परिस्थितियाँ बदलती हैं। तो आला कमान ने कुछ सोचा होगा, उस समय डिसीजन मेकिंग में आला कमान के दूसरे लोग होंगे, आज दूसरे लोग हैं आला कमान के, उस समय दूसरे कंपल्शंस होंगे, आज दूसरे कंपल्शंस है। तो वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फेस वैल्यू पे एक कंट्राडिक्शन दिखता है। धूमल उसमें बनते तो शायद ज़्यादा सही था। सर मेरा सवाल ये है कि उदयपुर शिविर में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी की मौजूदगी को आप किस ढंग से देखते हैं? उनका ऐसा है कि वेलकम था उनका पार्टिसिपेशन कांग्रेस के हिसाब से। कांग्रेस में एक इंडिपेंडेंट है, मतलब कांग्रेस के उसमें चलते हैं सारे जो है, और उनके लिए लर्निंग था और एक हेलो थी, सारी टॉप लीडरशिप से हेलो हो जाएगी आकर के, इतना था, कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। देयर प्रेजेंस वॉर सिम्बॉलिक प्रेजेंस, इट हैड ए मीडिया प्रेजेंस और मीडिया अट्रैक्शन दैट वे जो है कि दो आए हैं, दोनों नेशनल लेवल के लीडर हैं अपने अपने अंदाज से जो है ये, तो एक अच्छा उनके लिए था, एनकरेजिंग था फैक्टर फॉर द लोकल कांग्रेस। सर उदयपुर चिंतन शिविर के तुरंत बाद राहुल गांधी बेनेश्वर धाम की यात्रा पर निकल गए, इसका पॉलिटिकल रिलेवेंस क्या है सर? इसके पॉलिटिकल रिलेवेंस ये है कि एक तो इसको शुभ मानते हैं कांग्रेस, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत सब शुभ मानते हैं, जब भी चुनाव प्रचार शुरू होता है तो आमतौर से वहाँ से ही करते हैं। दूसरा क्या है कि स्ट्रैटेजिक इसकी रेलेवेंस ये कि 3 राज्यों को प्रभावित करता है वहाँ का वोटर, ट्राइबल बेल्ट है वहाँ की, और ये महाधाम है, सबसे बड़ा धाम है ट्राइबल्स का वहाँ पे, सदर्न राजस्थान का। गुजरात प्रभावित होता है, इससे मध्य प्रदेश प्रभावित होता है, तो ये लोग गए वहाँ पे जाके। और तीसरी बात क्या थी कि चैलेंज है वहाँ पे, बीटीपी एक नई पार्टी खड़ी हो गई ट्राइबल की, इनके यहाँ से लीडरशिप छिन गई, उनकी 2 सीट आ गई। अगले चुनाव में कम से कम कांग्रेस खड़ी हो फिर से, वो लोग आगे नहीं बढ़ें, उसको रोकें। तो एक तो 3 राज्यों को मैसेज देना, एक बीटीपी के बढ़ते प्रभाव को रोकना, और तीसरा उस इलाके में बड़े नेता, बड़े लोगों के साथ जाके राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, XYZ सारे जाकर के वहाँ खड़े होना, तो एक मोरल बूस्टर था लोकल कांग्रेस के लिए, और ये उसकी रेलेवेंस थी। सर आखिरकार क्यों टूटी प्रशांत किशोर की कांग्रेस से बातचीत, और क्या भविष्य में भी ऐसी कोई संभावनाएं बची हैं प्रशांत किशोर के कांग्रेस ज्वाइन करने की? इसमें ऐसा बातचीत टूटने के तो कारण रहे, इसमें कारण एक तो किसी ने आला कमान को समझाया कांग्रेस को कि ये बिजनेस करता है, ठीक है, और 2 राज्यों में इसका ठेका है, तेलंगाना और एक और राज्य, इसकी फर्म का ठेका है वहाँ कंसल्टेंसी का, जिसमें ये खुद डायरेक्टर है। तो ये नहीं होना चाहिए, एक आदमी को शादी एक ही जगह करनी चाहिए। उसका कहना था मैं कंसल्टेंट हूँ, मैं 10 जगह कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, आप मेरे से कंसल्टेंसी लीजिए, मेरे को मेरी फीस दीजिए। वो बात बैठी नहीं, शक्का हो गया। कांग्रेस से कई लोग नहीं चाहते थे कथित सलाहकार कि वो आए, इस तरह से आके अपनी बात कहे, गुणा भाग दे, वोटर का गणित समझाए, जो कुछ लोगों को सूट नहीं करे। और फिर क्या है कि सोनिया गांधी शायद खुद इसके पक्ष में नहीं थी, उनको लगा कि सत्ता जो है कुछ हाथ से नहीं निकल जाए, मतलब प्रिंसिपल एडवाइज़र आएगा अगर वो क्रांतिकारी परिवर्तनों की बात करेगा, मैं कर नहीं पाऊंगी, एम्बेरसमेंट होगा, वो तो अमूल चूल बात करता है ना। लेकिन देश में अगर आज सर्वे हो उसके नाम पे, तो आज बहुमत के लोग हैं ना प्रशांत किशोर को एक अच्छा रणनीतिकार और एक अच्छा कंसल्टेंट मानते हैं। अब रही बात आगे आने वाले टाइम की, तो प्रशांत किशोर तो इनविजिबल है, और मुझे डाउट है कि आज भी कहीं न कहीं उसके लिंक वाया कहीं न कहीं से इनको एडवाइस कर रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो 4 सूत्र थे उदयपुर में, 5 सूत्र थे शायद, जो 6 हैं, 6 सूत्र हैं, उसमें 4 तो उसी के बताए हुए थे प्रशांत किशोर के। तो एक फोर्स है इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो है, आए या न आए, उसकी सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस लेती रहेगी, ऐसा लगता है मुझे। सर बिल्कुल, एक अहम सवाल है भी कि हम चिंतन शिविर की बात करें, लेकिन उदयपुर में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिला था। राजस्थान राजनीति के फायर ब्रांड लीडर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अचानक ही उदयपुर पहुंच जाते हैं और फिर चुपचाप वापस जयपुर भी आ जाते हैं। आखिर उनका उदयपुर मिशन था क्या? मिशन था उदयपुर मिशन, तो आप जानते हैं ना, हर पॉलिटिकल आदमी को अपनी रेलेवेंस चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। किरोड़ी लाल के डॉक्टर साहब के उसमें कोई कमी नहीं है रिकॉग्निशन की, जहाँ खड़े होते हैं 200 लोग खड़े हो जाते हैं। ये हुआ, 1-2 लीडर और ऐसे हैं राजस्थान में सेल्फ स्टाइल, जहाँ जाते हैं 400-500 लोग खड़े हो जाते हैं।
तो लगा होगा अपनी रेलेवेंस, अपना पॉलिटिकल मैसेज देना कि हमें इग्नोर मत करिए। चले गए वहाँ पे और पता था कि कुछ ज़्यादा करना नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, कांग्रेस पे आरोप लगाया कि डेमोक्रेट नहीं है, डेमोक्रेट कभी नहीं थे। और अशोक गहलोत एक्टिव हुए। पुलिस आजकल बहुत एक्टिव है अशोक गहलोत के टाइम में। खास बात यह है ही इज़ प्रूविंग हिमसेल्फ एज एन एक्सीलेंट होम मिनिस्टर, एज गुड एज चीफ मिनिस्टर। मतलब दो उनके रूप जो अलग अलग हैं, तो मैं कहूँगा कि शायद उनका जो होम मिनिस्टर का रूप है, खासकर बाड़ेबंदी में और अब जो है, वो शायद एज सीएम से भी ज़्यादा अच्छा रहा उनका जो है वो इफेक्टिविटी के हिसाब से लगा। तो एज ए होम मिनिस्टर वो इफेक्टिव है आजकल, रोक दिया उन्होंने उसको। और 2 अफसर अच्छे से लगा दिए होशियार, वो उनको बैठा के ले आए रास्ते में। कहा मैं पुश कर जाऊँगा, नहीं डॉक्टर साहब चलो जयपुर चलो, वहीं चाय पीते हैं, और ले आए यहाँ। अब किरोड़ी में ख़ास बात क्या है ना, और उनके साथ जो हमारे पुराने साथी रहे हैं और वो जो रहे हैं उनके ब्रदर जो हैं वो सेंसिबल आदमी, उन्होंने समझाया होगा डॉक्टर साहब आ जाओ बस हो गया काफ़ी, दैट वीज है। तो आ गए वो जगमोहन जो है जी। तो ठीक है, मतलब कोई ऐसी खास बात नहीं थी, गए थे ऐसे ही और ऐसे ही जाके आ गए, फाइन। मीडिया सब हो गया और अपने प्रेजेंस रही वहाँ। सोनिया गांधी को लगा भी डॉक्टर किरोड़ी नाम का कोई आदमी है, जो जानती हैं उनको, लेकिन फिर भी ठीक। सर बिल्कुल, और ये चिंतन शिविर के बाद भी बहुत सारे सवाल थे और इस समीक्षा से बहुत हद तक तस्वीर भी साफ हो गई कि आखिर क्या रहा और आने वाला भविष्य क्या हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी समीक्षा के लिए। तो देखिए, चिंतन शिविर कांग्रेस ने किया, उनके लिहाज से सफल भी रहा है, लेकिन बड़ी चुनौतियां भी कांग्रेस के सामने हैं। सबसे अहम बात है राहुल गांधी। लीडरशिप का इंतजार था, वो अनाउंसमेंट हुआ नहीं, लेकिन वो कब तक होता है, क्या संभालने के लिए तैयार हो जाएंगे पूरी तरह से राहुल गांधी, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ उपस्थिति उनकी जरूर होनी चाहिए, उपलब्धता उनकी हो, नेताओं के लिए भी, विधायकों के लिए भी, कार्यकर्ताओं के लिए भी, क्योंकि वो एक बात तो कह रहे हैं कि जनता के बीच में हम जाएंगे, जनता के बीच से, जनता से कनेक्टिविटी हमारी खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा ना हो कि जनता पर ज्यादा ध्यान हो और आपस की कनेक्टिविटी खत्म हो जाए कार्यकर्ता और विधायकों से, और फिर से वो क्रम शुरू हो जाए दूसरी पार्टियों में जाने का। और आने वाला वक्त भी ये तय करेगा राज्यसभा चुनाव के बाद कि कौन यहाँ पर साथ रहता है और कौन बेवफा होता है। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।